चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें 300 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा जो कि जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन है और जावा पॉइंट से लिए हुए हैं। अगर तुम्हें भी ये पढ़ने में दिक्कत होती है तो ये वाली वीडियो देख लेना। सुन के आदमी को जल्दी समझ में आ जाता है। और इसमें मैं निमोनिक्स टेक्निक भी बताने वाला हूँ जिससे कि तुम आराम से समझ जाओगे और चीज़ों को याद कर लोगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ जावा। तो इसका सिंपल सा आंसर तो यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बाकी सिक्योर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब तो पता ही है हमें। जेम्स गोसलिंग ने बनाया था। जेम्स गोसलिंग कैसे याद कर लोगे इसको? जस्ट सिंपल तरीके से देखो कि जावा क्या है, एक जंगल का नाम है। जंगल में क्या होता है, जंगल में पेड़ होते हैं, पेड़ का घोंसला होता है, तो जो घोंसला है उससे जेम्स गोसलिंग बना लो। ऐसे करके याद कर लो यार, और क्या। तो घोंसले से तुम्हें जेम्स गोसलिंग पता चल गया। और जावा होता क्या है, वैसे तो तुम बोल दोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट एक चीज़ याद रखना, हॉप क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज, एच फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पी फॉर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये चीज़ याद रखना। इसको तुम पूरे तरीके से ऐसे याद रख सकते हो कि जावा एक लैंग्वेज है। तो जावा तुम्हें पता है जंगल का भी नाम है। जंगल में पेड़ था, पेड़ पे घोंसला था। अब घोंसला मान लो पेड़ पे ना होके ज़मीन पे मान लो, ज़मीन पे घोंसला था और उस ज़मीन के घोंसले में कौन रहेगा? ज़मीन के घोंसले में चिड़ियाँ तो रहती नहीं है। ज़मीन के घोंसले में कौन रहेगा? रैबिट। रैबिट कैसे चलता है? हॉप करके चलता है। तो जावा जब भी आए तो तुम्हें दिमाग में ट्रिगर हो जाना चाहिए कि वो घोंसला और ज़मीन में जाने वाला जानवर जो कि है रैबिट। और हॉप से तुम्हें समझ में आ जाएगा हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसमें देखो हॉप लिखा हुआ है मैंने, तो ये मैं तुम्हें एंड में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये नीचे वाली चीज़ें क्या है वो भी मैं अभी समझाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। तो जावा एंड C++ के डिफरेंस के अलावा भी बहुत सारे तुम्हें डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट और जावा में क्या डिफरेंस है, या फिर पाइथन और जावा में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग रख लो कि C++ और जावा में अगर तुम डिफरेंस निकाल पा रहे हो तो बाकी भी लैंग्वेज में तुम डिफरेंस निकाल लोगे। तो डिफरेंस तुम्हें पता है किसी न किसी फंक्शनैलिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होगा। तो इसमें सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कंपैरिजन करने का जो पॉइंट है, वो 3 है। बाकी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं या फिर छोटी मोटी प्रॉपर्टी समझ लो जो कि कुछ जावा में है, कुछ C++ में है। तो उनके बेस पे बच्चों वाले डिफरेंस लिखे हुए हैं, बट तुम्हें मेन डिफरेंस याद रखने हैं। मेन डिफरेंस है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, C++ इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड जावा इज प्लेटफॉर्म C++ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ये मैं आगे बताऊंगा कैसे है। बट तुम अगर इंटरव्यू क्वेश्चन ही डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो तुम्हें जावा के बारे में तो पता ही होगा। तो क्योंकि वो बाइट कोड लेके घूमता रहता है और C++ क्या करता है, मशीन लेवल पे प्रोग्रामिंग करता है, इस वजह से वो प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड हो जाता है। जबकि जावा जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग है, वो सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड रहता है। मतलब किसी भी मशीन में तुम उस बाइट कोड को रन करोगे तो वो JVM उसको एक्सेप्ट करेगा और रन करेगा। मेनली किस लिए यूज़ होता है उसका एक कैटेगरी बना दिया इसमें। तो मेनली यूज़ होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए C++, जबकि जावा जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है मेनली। और वेब बेस्ड या फिर इंटरप्राइज प्रोग्रामिंग आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं जावा की हेल्प से। लोग माइग्रेट कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको जावा में। मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह भी जावा से आराम से डेवलप हो जाती हैं। फिर है डिज़ाइन गोल। डिज़ाइन गोल में क्या है? डिज़ाइन गोल मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का मकसद क्या था? तो C++ डिज़ाइन फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ C। तो जस्ट वो सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था और वो C का एक्सटेंशन था। जबकि जावा जो है वो एक जस्ट इंटरप्रेटर की तरह बनाया गया था। बट लेटर ऑन जब उसमें और सपोर्ट वगैरह ऐड हुए, जैसे कि नेटवर्क सपोर्ट, तो फिर वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में यूज़ होने लग गया और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह उभरा। और लास्ट में उसे अभी हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और इंटरप्राइज लेवल प्रोग्रामिंग और बहुत सारे अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखना कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यूज़ किस लिए किया है और गोल क्या है। अब कुछ छोटे मोटे डिफरेंस है, जैसे कि गो टू स्टेटमेंट C++ में है, जावा में नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस C++ में है, जावा में नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग C++ सपोर्ट करता है, जावा नहीं करता। तो इस तरीके से ये बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तुम इसको रट लो या फिर कैसे भी याद कर लो, या कुछ चीज़ें तो दिमाग में वैसे ही आ जाती हैं, जैसे पॉइंटर्स वगैरह है तो तुम्हें पता ही C++ में है बट जावा में नहीं है। जावा पॉइंटर्स का एक्सेस इसलिए भी नहीं देता क्योंकि वो एक सिक्योर लैंग्वेज है। अगर पॉइंटर का एक्सेस दे देगा तो वो इनसिक्योर हो जाएगा, तुम मेमोरी को मैनिपुलेट कर पाओगे। जबकि जावा ऐसा तुम्हें करने नहीं देना चाहता, जावा ये चीज़ खुद हैंडल करता है। तो कुछ ऐसा भी है जो कि C++ में नहीं है बट जावा में है, तो वो है C++ डज नॉट हैव बिल्ट इन सपोर्ट फॉर थ्रेड। थ्रेड का सपोर्ट नहीं है जावा में, C++ में, बट जावा में है। जावा इंटरनली थ्रेड को सपोर्ट करता है और ये एक बहुत बड़ा फीचर है जिसकी वजह से जावा यूज़ होता है एंटरप्राइज लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग में। पूरी लिस्ट है तो उसको एक बार देख लेना। वैसे मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट द फीचर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लिस्ट ऑफ फीचर की जैसी बात आती है तो फीचर्स मतलब क्या? मतलब फीचर्स क्या होते हैं? कोई किसी भी चीज़ के फीचर क्या होते हैं? जैसे जावा के फीचर पूछे इसमें, तो तुम किसी भी चीज़ के फीचर मतलब उसके मसाले, उसमें क्या क्या मसाले ऐड हुए हैं, ठीक है, कैसे उसको तड़का लगाया जाए, मतलब इस तरीके से समझ सकते हो कि फीचर्स का मतलब होता है कि क्या मिर्च मसाला है उसके अंदर। तो मसालों का नाम आता है तो MDH का सबसे पहले नाम आता है। तो अगर तुम MDH की SOP कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा फीचर्स क्या होते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। ये एक कीवर्ड की तरह रखा है मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। फीचर्स जैसी बात आती है, फीचर्स मतलब मसाले, और मसालों का बादशाह तो MDH ही है। तो MDH की SOP कर लोगे तो तुम्हें जावा के फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा। अब MDH की SOP करते हैं तो M कहाँ पे है? M फॉर मल्टी थ्रेडेड, D फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड या डायनेमिक, और H फॉर हाई परफॉर्मेंस। तो ये हो गया MDH।
अब MDH की SOP करनी थी हमें, तो SOP मतलब S फॉर सिक्योर, O फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और P फॉर पोर्टेबल या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों एक ही बात है, हम पोर्टेबल लेके चलते हैं। तो जैसे तुम एक एक चीज़ याद करने लगोगे कि सिंपल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, पोर्टेबल होता है, तो फिर शायद नहीं कर पाओगे। बट तुम्हें जैसे फीचर आएगा, फीचर्स का मतलब मसाले क्या डले हुए हैं, मसालों का बादशाह MDH है, और MDH की SOP कर लोगे तो फिर तुम्हें ये याद हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसका न्यूमोनिक्स बनाया है। अब एक एक चीज़ को देखते हैं। मल्टी थ्रेडेड सबसे अच्छा जावा में इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे मान लो मल्टीपल थ्रेड चल रहे हैं, उस टाइम पे वो एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेता, वो शेयर्ड मेमोरी को यूज़ करता है। ओके भाई, मेमोरी विच ईच थ्रेड, ठीक है, इट्स शेयर कॉमन मेमोरी एरिया। ये फ़ायदा है जावा में मल्टी थ्रेडिंग करने का। ये फ़ायदा इसलिए भी होता है जब तुम मल्टीमीडिया या कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो, उस टाइम पे शेयर्ड मेमोरी यूज़ होती है और ना कि अलग अलग मेमोरी हर एक थ्रेड को चाहिए। अब डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये अलग ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उससे अच्छा कि तुम डायनेमिक रख लो। जब कोई फीचर पूछे तो MDH का डी जो है डायनेमिक रख लेना। तो डायनेमिक सपोर्ट हम इसलिए भी बोलते हैं जावा में क्योंकि इसमें जो क्लासेज होते हैं वो ऑन डिमांड लोड हो सकती हैं। जैसे कि तुम्हारा नेटिव C या C++ में कोई फंक्शन बना हुआ है, तो जावा के अंदर ऐसा फीचर है डायनेमिक फीचर, जो कि उसके फंक्शन को भी ऑन डिमांड लोड कर सकता है। मतलब C++ के फंक्शन तुम जावा में चला पाओगे। तो ये फीचर है एक जावा का डायनेमिक। अब H फॉर हाई परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं ये नहीं कह सकता, या फिर हम ये भी नहीं बोल सकते कि C या C++ से भी ज़्यादा परफॉर्म करता है, क्योंकि C तो हाईएस्ट परफॉर्मिंग लैंग्वेज है, क्योंकि वो बिल्कुल ही सिस्टम से क्लोजेस्ट लैंग्वेज है, इसलिए वो हाईएस्ट परफॉर्मिंग लैंग्वेज है। बट अगर हम बात करें इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की, मतलब लिस्ट ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज अगर मैं निकालूँ, तो जावा हाईएस्ट परफॉर्मिंग लैंग्वेज है उनमें से। तो ये जस्ट कह सकते हो अंधों में कनवा राजा का एक एग्जांपल हो गया ये जावा। और ये हाई परफॉर्मेंस का इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो बाइट कोड बनता है वो क्लोज टू नेटिव लैंग्वेज ही होता है। और ये भी रीज़न है कि वो डायनेमिक इसलिए होता है क्योंकि जब वो बाइट कोड बना लेता है तो वो अदर जो कंपाइल्ड लैंग्वेज है उनके फंक्शंस को भी वो यूज़ कर पाएगा उसी बाइट कोड के अंदर। तो तुम ये चीज़ समझ पा रहे हो कि एक स्टेज पे जाके जावा का बाइट कोड और C++ का जो कंपाइल्ड वर्जन है वो दोनों सिमिलर हो जाता है। MDH खत्म हो गया, अब SOP कर लेते हैं। S4 सिंपल ही रखते हैं, तो ईजी टू लर्न है, सिंटैक्स भी बहुत ईजी होते हैं, और ये C++ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर ही भेज रहे हैं तो फिर और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। O फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी मैंने बताया था कि डाटा और बिहेवियर जो होते हैं उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस बोलते हैं, क्योंकि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम करता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। P फॉर पोर्टेबल रखते हैं। तो पोर्टेबल का मतलब है रीड वंस राइट एनीवेयर, मतलब अगर तुम डॉट जावा फाइल बना रहे हो, कभी तुम नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हो डॉट जावा फाइल ही बनती है, उसको JVM जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, डॉट क्लास फाइल बना देता है। अभी जो बाइट कोड है यही बहुत ध्यान से इसको देख लेना, और डॉट क्लास फाइल को, क्योंकि ये चीज़ हर जगह पूछी जाती है, ये चीज़ समझ में नहीं आती। JVM बोल के कन्फ्यूज़ करेंगे, JRE बोल के कन्फ्यूज़ करेंगे तुम्हें, बट ये बाइट कोड हमेशा याद ध्यान रखना। जब बाइट कोड आ जाता है तो वो तुम्हारा एक ऐसा लैंग्वेज बन जाता है जो तुम कहीं भी ले जाओ वो रन हो जाएगा, इसलिए ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। फीचर्स की बात होगी। अब फिफ्थ डिफरेंस पे आते हैं, जिसमें कि JDK, JRE और JVM में डिफरेंस पूछा गया। तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में 2-3 बार JDK यूज़ किया, उसका मतलब क्या है वो चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले एक डायग्राम देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। तो ये राइट साइड में तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से याद रखो कि JDK जो है डेवलपमेंट किट है एक पूरा, JDK के अंदर JRE आता है, और JDK के अंदर होता क्या है, डेवलपमेंट किट है, टूल्स है, जिसमें कि जावा हीप या कंसोल या जो भी चीज़ें होती हैं वो सब JDK के अंदर ही होती है, और JDK के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं, JRE JVM सब कुछ उसके अंदर ही हो रहा है। तो JDK एक पूरा किट है, उसके अंदर JRE है और उसके अंदर JVM है, यानी कि JVM जो भी आउटपुट देता है उसके ऊपर JRE काम करता है, और JRE के बाद जो भी आउटपुट निकलता है उसके ऊपर JDK काम करता है। तो इस तरीके से समझ लो। और फिर इसी हायरार्की समझने के लिए तुम इनके बीच के लेटर्स का ध्यान दो। सबसे बड़ा, सबसे टॉप पे या फिर सुपर सेट जो तुम बोल सकते हो वो JDK है, तो D सबसे पहले आता है, उसके बाद R आता है, उसके बाद V आता है। तो इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो कि JDK के अंदर JRE है और JRE के अंदर JVM है। ये समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। अब हमें पता ही है, अब जैसे मैं इस पर क्वेश्चन पे आ जाऊँ तो हमें पता ही है कि कौन सी चीज़ पहले आ रही है, कौन सी बाद में आ रही है। तो JDK सबसे पहले आ रहा है क्योंकि D स्टार्टिंग में ही आता है, उसके बाद R आता है, उसके बाद V आता है। तो JDK ही पढ़ते हैं सबसे पहले। JDK क्या है? जावा डेवलपमेंट किट है। या फिर ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवर्स पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि JVM का आउटपुट JRE यूज़ करता है, JRE का आउटपुट JDK यूज़ करता है। सबसे पहले JVM ही देख लेते हैं। JVM क्या है? जावा वर्चुअल मशीन है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या है? एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कि जावा बाइट कोड रन हो पाए। तो JVM को तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जावा बाइट कोड को रन करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। अब JVM क्योंकि कोर मेंबर हो गया है JDK का, तो वो एक ऐसा पार्ट है जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। तो ये वाली चीज़ समझ लेना कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए JVM जो है वो एक डिपेंडेंट एंटिटी है। तो जब भी हम जावा क्लास बनाते हैं तो ये एक रन टाइम इंस्टेंस है, वो उसी टाइम पे रन होता है जब भी हम कोई नया जावा क्लास बनाएं। अब आ जाते हैं JRE पे। तो जैसे कि ऊपर भी देखा था, इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM। तो ये एक रियल एंटिटी है JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और एक सॉफ्टवेयर टूल्स का सेट मान लो इसे, जो कि जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है।
जावा रन टाइम का अगर तुम्हें मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ तो तुम जब भी जावा कोड वगैरह करते हो तो तुमने कई बार फेस किया होगा रन टाइम एक्सेप्शन। तो ये जो रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसमें तुम्हारा कोड रन हो रहा है, उस टाइम पे ही जो एक्सेप्शन आते हैं वो रन टाइम एक्सेप्शन की तरह ट्रीट होते हैं। उसमें कई सारी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं और कई सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो JVM यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टूल्स है JRE। JDK की बात करें तो वो एक डेवलपमेंट किट है जिसके अंदर JRE और JVM दोनों ही आते हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है जावा एप्लीकेशन एंड एप्लेट्स को डेवलप करने के लिए। इसमें JRE और डेवलपमेंट टूल्स दोनों ही होते हैं। अब JDK 3 तरीके के होते हैं, ओरेकल ने इसे 3 कैटेगरी में काइंड ऑफ डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड एडिशन, दूसरा होता है एंटरप्राइज एडिशन, तीसरा होता है माइक्रो एडिशन। तो स्टैंडर्ड एडिशन थोड़ा बहुत यूज़ होता है, माइक्रो एडिशन तो बहुत ही कम आई थिंक यूज़ होता है, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है एंटरप्राइज एडिशन। तो जब भी तुम किसी जॉब वगैरह में जाओगे या फिर किसी कंपनी में जाओगे तो एंटरप्राइज एडिशन एक ऐसा पार्ट है जो तुम्हें पढ़ना होगा और उसको अच्छे से समझना होगा। तो कुछ कुछ चीज़ें वेरी कर जाती हैं अलग अलग एडिशन में। तो एंटरप्राइज एडिशन का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है और आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। 6 क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी एरिया आर एलोकेटेड बाई JVM। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 2 ही तरह की मेमोरी होती है, हीप और स्टैक, बट ऐसा नहीं है। जावा में 5 तरीके की मेमोरी होती है। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा निमोनिक्स मैं बताऊं तो ऐसे याद करो कि इसमें हमें अगर पूछ लिया मान लो किसी ने कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी यानी कि दिमाग। तो दिमाग कब ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, जब तुम्हारे यहाँ रेड पड़ जाएगी। मतलब ऐसा समझ लो, तो मान लो एस मान लो एक शर्मा जी हैं जिनके यहाँ रेड पड़ गई तो उनका मेमोरी ख़राब हो जाएगा। शर्मा जी के यहाँ NCP की रेड पड़ गई तो उनका मेमोरी यानी कि दिमाग ख़राब हो गया। रेड पड़ेगी तो ऑब्वियसली दिमाग ही ख़राब होगा ना। तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें SH यानी कि स्टैक और हीप पहले से ही पता है, तो उसको मान लो शर्मा SH। और NCP फॉर नेटिव क्लास एंड प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो भी है। तो इस तरीके से समझ सकते हो, मतलब एक निमोनिक बनाने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। तो इसको इस तरीके से कुछ लिखा है मैंने कि अगर शर्मा जी के यहाँ NCP की रेड पड़ी तो उनका मेमोरी यानी कि दिमाग ख़राब हो गया। SH NCP मेमोरी। अब एक एक चीज़ को देख लेते हैं। SH यानी कि स्टैक और हीप। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक एक्चुअली होता क्या है कि एक ऐसा मेमोरी पार्ट है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज्ड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी वेरिएबल्स होते हैं या कुछ पार्शियल रिजल्ट्स वगैरह हो जाएंगे या कुछ मेथड कहीं कहीं पे कुछ रिजल्ट स्टोर करके रखना है लोकली, मतलब कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो रिलीज़ हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें टेम्प्रेरी कुछ स्टोर करना है। तो स्टैक उस टाइम पे यूज़ होता है। टेम्प्रेरी स्टोर किया, उसको यूज़ किया और स्टैक खाली हो गया, ठीक है। तो ये इसको खाली करने का झंझट नहीं रहता, अपने आप ही ये खाली होता जाता है स्टैक। उसके बाद हीप में हमेशा ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। जहाँ पे भी तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे, न्यू कीवर्ड यूज़ करोगे, हीप में जाके स्टोर हो जाएगा। हम बात करते हैं NCP की, N फॉर नेटिव मेथड स्टैक। तो जितने भी नेटिव मेथड यूज़ होते हैं एप्लीकेशन में वो इस वाले एरिया में स्टोर होते हैं। नेटिव मेथड मैंने तुम्हें बताया था, याद करो डायनेमिक के केस में जो एक फीचर बताया था ना जावा का, जो तुम कैसे याद कर रहे थे MDH SOP से। तो उसमें अंदर जो D था वो डायनेमिक था। डायनेमिक जो एक फीचर है जावा का, उसमें क्या हुआ था कि वो नेटिव मेथड्स यानी कि C++ के जो मेथड्स थे उनको भी यूज़ कर पा रहा था। तो ऐसी फंक्शनैलिटी जो जावा में है तो उसको यूज़ करने के लिए वो कहीं ना कहीं अलग से ही स्टोर करता होगा ना, एक साथ ही स्टोर करेगा तो फिर हौच पौच हो जाएगा उसके लिए भी। तो एक अलग से ही मेमोरी एरिया उसने डेडिकेट कर रखा है जावा ने, या फिर तुम कह सकते हो JVM ने, जिसको हम नेटिव मेथड स्टैक बोलते हैं। तो स्टैक अलग है, नेटिव मेथड स्टैक अलग है। SOP में सॉरी NCP में C पे आते हैं। C है क्लास या फिर मेथड एरिया। अब कुछ रन टाइम कॉन्स्टेंट पूल होते हैं, कुछ मेथड का डेटा वगैरह होता है, या फिर मेथड के अंदर जो कोड वगैरह है उसमें कुछ मतलब ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि स्टोर करके रखनी है, ठीक है। क्लास से रिलेटेड है बट वो अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई उसकी, बट उसे स्टोर करके रखना ही है, तो उस केस में क्लास मेथड एरिया यूज़ होता है। NCP में P है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो होता क्या है, तुम्हें जब भी जैसे बताया था मैंने कि JVM JRE और JDK ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो वर्चुअल मशीन होता है, वर्चुअल मशीन जैसे कि मैंने बोला था कि वो कोई रियल एंटिटी नहीं है, वो वर्चुअली एग्जिस्ट कर रही है। तो वर्चुअली एग्जिस्ट करने के लिए हर एक एग्जीक्यूशन के लिए एक वर्चुअल मशीन काइंड ऑफ क्रिएट होता होगा। तो वर्चुअल मशीन कहीं ना कहीं तो एक मेमोरी में ही रहती होगी ना, क्योंकि वो वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अदर पार्शियल रिजल्ट या फिर तुम समझ लो ऑब्जेक्ट की तरह JVM भी कहीं ना कहीं रहता होगा। तो JVM को रखने के लिए जो हम जगह या फिर जो मेमोरी ब्लॉक होता है उसको एक अलग से ही कैटेगरी दिया हुआ है जिसका नाम है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। उसमें ही JVM के एड्रेसेस या एग्जीक्यूशन रिलाई करता है। तो ये हो गया NCP की रेट पड़ गई। उसके बाद JIT की बात करते हैं। तो JIT क्या है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो जावा में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिमिलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब एक ही चीज़ बार बार हो रही है। अगर ऐसा जावा डिटेक्ट कर लेता है तो उसको पहले से ही कंपाइल करके रख लेता है। जब भी बाइट कोड में कन्वर्ट करता है उसके बाद कंपाइलेशन का टाइम आता है तो उसको अलग से ही कंपाइल करके रख लेता है, जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। सबसे पहले उसी को कंपाइल कर लेता है कि ये रिजल्ट तो ये बार बार स्टोर कर रहा है, तो उससे अच्छा है कि इसको स्टोर करके ही रख लो, मतलब इसको बाइट कोड में ना रख के, क्योंकि बाइट कोड बनाओगे तो बार बार उसको बाइट कोड में जब तुम बनाओगे तो उसको हर जगह लिखना पड़ेगा, ठीक है। हर जगह बाइट कोड में वो एग्जिस्ट करेगा और बार बार कंपाइल होगा वो चीज़। तो
JIT क्या करता है, ऐसी चीज़ को डिटेक्ट करता है और उसको पहले से ही कंपाइल करके अलग से रख लेता है, ठीक है, ताकि जब पूरे बाइट कोड का कंपाइलेशन हो तो वो JIT वाली जो पार्ट है ना, या फिर जो वो वाला पार्ट है जो रिपीट हो रहा है, वो अलग से ही तुम एक जगह पे रेफर कर पाओ। प्लेटफॉर्म क्या होता है, 8 क्वेश्चन है इसमें, क्या है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं। तो जावा जो है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो मैं जैसे कि बताया था कि ये हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करता, ये सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड करता है, यानी कि ये बाइट कोड लेके घूमता रहता है, कोई कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो डिफरेंस क्या होते हैं इन दोनों में, हार्डवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर बेस्ड तो तुम्हें बता दिया मैंने कि जावा होता है, बट हार्डवेयर बेस्ड जैसे कि सी या C++, कोई ऐसा मतलब जब भी तुम C या C++ को कंपाइल करने जाओगे तो वो हार्डवेयर स्पेसिफिक ही रहेगा। अगर तुम विंडोज़ में कंपाइल कर रहे हो तो विंडोज़ स्पेसिफिक प्रोग्राम वो बना के देगा और फिर विंडोज़ में ही कंपाइल होगा। जो भी विंडोज़ में तुमने लिखा है कोड उसको उठा के तुम जो भी तुमने विंडोज़ से कंपाइल किया है वो तुम exe फाइल इसमें नहीं ला सकते, यानी कि मतलब लिनक्स या फिर मैक में नहीं चला सकते। बट जावा का जो कोड है डॉट क्लास फाइल जो बनती है उसकी बाइट कोड, उसको तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पर चला सकते हो। तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया और हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। और क्योंकि C++ हार्डवेयर पे डिपेंड कर रहा है तो इसलिए वो हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हो। अब इसमें पूछा कि जावा को राइट वंस और रन एनीवेयर नेचर कैसे मिला, तो मैं रिपीट ही करे जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में कि जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको भी जावा कंपाइलर कन्वर्ट करता है, यानी कि जब भी डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल बनती है तो वो जो डॉट क्लास फाइल है ना वो बाइट कोड है। अब वो बाइट कोड एक ऐसा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जो तुम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके रन कर सकते हो। इस वजह से वो राइट वंस रन एनीवेयर नेचर को सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं क्लास लोडर की। तो क्लास लोडर की अगर हम बात करें, जैसे ऊपर हमने JVM की बात करी थी, तो JVM का ही एक सब सिस्टम है क्लास लोडर, जो कि क्लास फाइल्स को लोड करने के काम आता है। जब भी हम किसी जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले वो क्लास लोडर पे जाके लोड होता है। अब ये जो क्लास लोडर होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है बूटस्ट्रैप लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, और फिर तीसरा होता है सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो क्लास लोडर को याद करने का तरीका मैंने ऐसा कुछ निकाला है, BSC का मतलब अगर तुम इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर क्लास लोडर को समझना है, क्लास को लोड करने के तरीके को समझना है, तो तुम्हें BSC करना होगा। अगर तुमने बीटेक कर रखा है तो क्लास लोडर नहीं समझ पाओगे, ऐसा समझ लो। तो इसको दिमाग में रखोगे, जैसे क्लास लोडर आया तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि हमने अगर बीटेक किया है तो क्लास लोडर नहीं समझ पाएंगे, बट BSC किया तो समझ पाएंगे। BSC को थोड़ा सा ध्यान रखना कि सबसे पहले बूटस्ट्रैप, फिर BSC में ऐसा आता है, बट तुम्हें प्रायोरिटी रखनी है कि BSE, यानी कि सबसे पहले बूटस्ट्रैप, फिर एक्सटेंशन, फिर सिस्टम। बट BSC से तुम क्लब कर सकते हो इन तीनों को, बूटस्ट्रैप, सिस्टम और एक्सटेंशन को। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर क्या करता है, बूटस्ट्रैप तुम्हें पता ही है कि बूटस्ट्रैप क्या होती है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड चीज़ें होती हैं बूटस्ट्रैप, जैसे कि java.lang पैकेज, java.net या फिर जावा util पैकेज जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। तो उन सब के जो भी जार फाइल्स होते हैं उसको लोड करता है वो फर्स्ट पास में। और उनको कैसे लोड करता है, जार फाइल के फॉर्म में लोड करता है, और वो rt.jar बोलते हैं उसे। तो एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या होता है, जस्ट चाइल्ड होता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का। तो कुछ जार फाइल जो है वो ext डायरेक्टरी में प्रेजेंट होती हैं या फिर डाउनलोडेड होती हैं, तो उस जार फाइल्स को लोड करने का मजा है। तो मतलब ये समझ लो कि क्लास लोडर वगैरह जो भी है ये सब जार फाइल्स को ही लोड करने के काम आते हैं, बस इनके 3 फॉर्म हैं या फिर 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। अब सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर ऐसे क्लास लोडर हो गया जो कि बिल्कुल तुम्हारा फाइल पाथ जो है जहाँ पे क्लास फाइल्स होती हैं वहाँ पे अगर कोई जार फाइल ऐसा प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे जा मतलब उस जगह पे जाके उसको लोड करता है। 12th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या डॉट जावा फाइल नेम वैलिड नेम है, तो यस, डॉट जावा फाइल से हम एक क्लास बना सकते हैं, बस तुम्हें इतना ही करना होगा कि उस क्लास का नेम रखना होगा। और जब भी तुम उसको कंपाइल करने जाओगे तब तुम्हें डॉट जावा फाइल लिखनी होगी, और जब तुमसे रन करने जाओगे तो उसके क्लास नेम से ही वो रन होगा। जैसे कि नीचे क्लास दिया हुआ है क्लास A, तो इसका नेम तो तुम कुछ भी रख सकते हो, मतलब डॉट जावा रख सकते हो, बट जब तुम इसे रन करने जाओगे तो उसे जावा A करके रन करना होगा। कंपाइल करते टाइम पे जावा C ये कमांड लिखते हो और उसके आगे जावा डॉट जावा जो तुम्हारा फाइल का नेम हो गया, बट जब उसे रन करने जाओगे तो उसके क्लास नेम से ही वो रन होगा। 13 क्वेश्चन है कि डिलीट, नेक्स्ट, मेन, एग्जिट या नल जो है वो कीवर्ड है क्या जावा में, तो ऐसा नहीं है। डिलीट एक्सप्लिसिटली हम कोई कीवर्ड लेके नहीं चल रहे हैं, जब क्योंकि जो जावा का गार्बेज कलेक्टर है वो ऑलरेडी चीज़ों को डिलीट कर देता है जब रिक्वायर्ड नहीं होती, तो डिलीट एक कोई कीवर्ड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट भी कोई कीवर्ड नहीं है, मेन भी कोई कीवर्ड नहीं है, और एग्जिट भी कोई कीवर्ड नहीं है। नल तुम्हें लग रहा होगा कि कीवर्ड है, बट ये भी कीवर्ड नहीं है क्योंकि ये एक लिटरल है, बट कीवर्ड नहीं है। तो ऐसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि जावा अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता इन कीवर्ड्स को डिफाइन करके, क्योंकि जावा में ऑलरेडी मीनिंगफुल कीवर्ड्स हैं। अब तुम जैसे मेन बोलोगे कि मेन कोई कीवर्ड नहीं है तो फिर जावा मेन से क्यों स्टार्ट होता है ये वो, तो जावा मेन से ही स्टार्ट होता है, बट मेन एज अ नेम तुम किसी मेथड का भी लिख सकते हो किसी भी क्लास में, ये ट्राई करके देख लेना। 14 क्वेश्चन है, इफ़ आई डोंट प्रोवाइड एनी आर्ग्यूमेंट ऑन कमांड लाइन देन व्हाट विल बी द वैल्यू स्टोर्ड इन स्ट्रिंग एरे पास्ड इनटू मेथड एम्प्टी और नल। तो इसका आंसर है एम्प्टी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर तुम मान लो
मेन के अंदर जो स्ट्रिंग आर्ग्स प्रोवाइड करते हो, उस स्ट्रिंग आर्ग्स में अगर तुम कोई वैल्यू ना दो उस एरे को, जो एरे ऑफ स्ट्रिंग होती है, तो वो एम्प्टी होगा, ठीक है। उसकी उसकी लेंथ होगी, वो उसकी लेंथ मतलब वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो वो एम्प्टी हो सकता है बट नल नहीं होगा, क्योंकि वो 0 तो कंटेन करेगा ही, उसकी लेंथ 0 तो होगी, तो वो एम्प्टी नहीं है, वो सॉरी नल नहीं है, बट वो एम्प्टी है। 15 क्वेश्चन में है, इफ़ आई राइट स्टैटिक पब्लिक वाइड इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्टैटिक वाइड, तो क्या होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कहीं पे भी स्पेसिफायर्स को लिख सकते हो, जावा समझ जाएगा। 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल्स। तो अगर कोई लोकल वेरिएबल बनाए तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ना ही वो कोई प्रिमिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है और ना ही उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है। तो उस टाइम पे वो तुम्हें एक कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि उससे वो कंपाइल ही नहीं कर पाएगा। अगर लोकल वेरिएबल, जैसे कि मतलब ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल की बात नहीं हो रही, लोकल वेरिएबल की बात हो रही है, जैसे कि इंट, फ्लोट या फिर बूलियन वगैरह, अगर तुम लोकल वेरिएबल डिफाइन करते हो, मतलब प्रिमिटिव वेरिएबल, तो फिर उसकी अगर तुम पहले से वैल्यू नहीं दोगे तो उसको जावा ना ही कोई प्रिमिटिव वैल्यू डिफाइन करता है और ना ही उसका कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है, तो फिर वो कंपाइल टाइम एरर देता है। इसलिए इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रिमिटिव वेरिएबल टाइप को। बट वहीं पे अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुम डिफाइन नहीं करते, ऑब्जेक्ट सीधा तुम सॉरी डिफाइन नहीं, ऑब्जेक्ट को तुम इनिशियलाइज नहीं करते, तो उस टाइम पे जावा उसको नल प्रोवाइड कर देता है, मतलब उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल हो जाएगी। बट प्रिमिटिव के केस में ऐसा नहीं होता। 17 है, व्हाट आर द वेरियस एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। अब क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर्स ये तो मतलब सबको ही पता होंगे। पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, डिफॉल्ट होता है और प्राइवेट होता है। बट पब्लिक तुम ऐसा समझ लो कि कोई भी क्लास, मेथड या वेरिएबल को पब्लिक बना रहे हो, तो उसका क्या मतलब है, वो किसी भी अदर क्लास या मेथड में एक्सेसिबल होगा। अगर तुम उसको प्रोटेक्टेड बना रहे हो तो उसका क्या मतलब है, जो भी उस क्लास, मेथड या वेरिएबल का पैकेज है, उस पैकेज के अंदर वो एक्सेसिबल होगा, और उस क्लास जिसमें वो डिफाइंड है उसका सब क्लास या फिर उस क्लास के अंदर भी वो एक्सेसिबल होगा। डिफ़ॉल्ट केस ज़्यादातर होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम डिफाइन ही नहीं करते पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट। तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या होगा, उस पैकेज के अंदर ही उसका पूरा स्कोप होगा। और जब भी हम किसी मेथड या वेरिएबल को प्राइवेट डिफाइन करते हैं, उस केस में क्या होगा, उस क्लास के अंदर ही सिर्फ डिफाइन होगा। तो क्लास एक एंटिटी मान लो, जैसे तुम एक क्लास हो, अपने आप को एक क्लास मान लो, तो तुम्हारे पास कोई एक पर्सनल गैलरी है, तो वो एक तुम्हारा प्राइवेट स्पेसिफायर हो गया, उसको सिर्फ तुम ही देखोगे। अपने घर को एक डिफ़ॉल्ट एंटिटी मान लो या फिर एक पैकेज मान लो, तो जब भी तुम डिफ़ाइन करोगे किसी चीज़ को डिफ़ॉल्ट या फिर कुछ भी डिफ़ाइन नहीं करोगे, तो वो तुम्हारा पूरा घर देख लेगा, ठीक है। तो वो तुम्हारे पैकेज से एक्सेसिबल होगा। वही चीज़ प्रोटेक्टेड में भी होती है। बट पब्लिक में क्या होगी कि अदर पैकेजेस, मतलब मान लो कोई बाहर कोई सामान रखा है तुम्हारे घर से बाहर, तो सारे गली मोहल्ले वाले देखेंगे, तो वो सामान पब्लिक हो गया। अब इसमें व्हाट आर द पर्पस ऑफ स्टैटिक मेथड एंड वेरिएबल। स्टैटिक मेथड के पर्पस की बात करें तो स्टैटिक मेथड या वेरिएबल, अगर तुम किसी भी क्लास में मान लो एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो वो वेरिएबल अक्रॉस द क्लास यूज़ होगा। मतलब ये कि अगर तुम उस क्लास का न्यू इंस्टेंस बना रहे हो तो उसके लिए वो वेरिएबल अलग नहीं होगा, पूरे क्लास के लिए वो एक ही वेरिएबल यूज़ होगा और अक्रॉस द प्रोग्राम वो वेरिएबल एक ही रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के लिए स्टूडेंट है, वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए वो कॉलेज नेम तो सेम रहेगा ना। तो अगर कोई क्लास बना हुआ है कॉलेज, तो उसके अंदर जो वेरिएबल है कॉलेज नेम, वो स्टैटिक होगा। और अगर कितने भी क्लासेस हैं स्टूडेंट के अलग अलग, मान लो स्टूडेंट के अलग अलग क्लास है या अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट के अलग अलग क्लास हैं, तो जब भी वो कॉलेज क्लास को कॉल करेगा और कॉलेज नेम को कॉल करेगा, तो उसका वेरिएबल सबके लिए सेम रहेगा। तो उस टाइम पे स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सेम मेथड के साथ भी होता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैकेजेस इन जावा। पैकेज का, जावा के अंदर पैकेज का क्या एडवांटेज है, इसके लिए कुछ अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिंपल सोचो, अगर एक फाइल स्ट्रक्चर होगा तो ज़्यादा ईजी होगा उसको मेंटेन करना। नेम क्लासेस अवॉइड कर सकते हो, उसका एक्सेस वगैरह कंट्रोल करने में ज़्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगा। अगर कोई हिडन क्लासेस है जो विजिबल नहीं है, तो उस केस में भी वो तुम्हें हेल्प करेगा, मतलब क्लास को हाइड करने के लिए। रिलेटेड क्लास को या फिर एक तरीके के क्लास को तुम कैटेगराइज करके एक जगह रख सकते हो, एक पैकेज में रख सकते हो। नीचे 20th क्वेश्चन में आउटपुट पूछा गया कि फॉलोइंग प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। तो आउटपुट देखने से पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें सिंपल सा एक मेन मेथड है और फिर उसके अंदर तुम्हें प्रिंट करने बोला गया है 10 + 20 + जावा पॉइंट। तो सिंपली इसमें क्या होगा, 10 + 20 होगा, यानी कि 10 + 20 30 होगा। 30 + जावा पॉइंट, जावा पॉइंट एक स्ट्रिंग है, तो 30 को कॉन्कैटिनेट कर देगा। इस वाले प्लस से ये क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा जावा पॉइंट में, क्योंकि प्लस और कॉन्कैटिनेशन या फिर प्लस प्लस सिंबल का लेवल एक ही होता है, तो कोई भी कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वो 30 जावा स्क्रिप्ट लिख देगा। नीचे वाले केस में क्या करेगा, जावा स्क्रिप्ट है, सॉरी जावा पॉइंट है, जावा पॉइंट प्लस 10 + 20, तो ये एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा और सीक्वेंसली चलेगा, किसी की प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं है, दोनों प्लस है। तो जावा पॉइंट और उसके साथ कॉन्कैटिनेशन ऑफ 10, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन ऑफ 20, तो जावा पॉइंट 10 20 ऐसा करके प्रिंट होगा। नीचे देख लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है। 30 जावा पॉइंट ऊपर वाले में प्रिंट हुआ है और नीचे वाले में जावा पॉइंट 10 20 प्रिंट हुआ है। एक्सप्लेन तो करी दिया मैंने। 21st वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, तुम्हें फिर से आउटपुट बताना है कि 10 × 20 + जावा पॉइंट। इसमें क्या होगा,
तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन है प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेशन, उसमें से मल्टीप्लाई ऑपरेशन जो है ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा बॉड मास का रूल, उसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा प्रायोरिटी पे होता है और प्लस उससे कम प्रायोरिटी पे होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इसका आ जाएगा 10 इंटू 20 200। इसका जो भी आंसर होगा उसको कॉन्केटिनेट किया जाएगा जावा पॉइंट से, तो 200 जावा पॉइंट, और इसका आंसर भी वही होगा क्योंकि इसमें भी सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, तो 200 रिजल्ट आएगा और उसके बाद ये प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होगा यानी कि कॉन्केटिनेशन, तो जावा पॉइंट 200 हो जाएगा। तो इन दोनों केस में 200 जावा पॉइंट और जावा पॉइंट 200 होगा, बिल्कुल वैसा ही आंसर है। 22 की बात करें तो उसका आंसर देखने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि मेन के अंदर क्या हुआ है, एक फोर लूप है, फोर के अंदर इनिशलाइज कर दिया है एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल को आई से, यहाँ तक सही किया है। कंडीशन चेकिंग है 0, तो यहाँ पे एक फॉल्टी कोड है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेज पे या सेकंड प्लेस पे फोर लूप में हमेशा कोई ना कोई बूलियन फंक्शन या कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे कि बूलियन रिटर्न करे। तो यहाँ पे बूलियन तो कर नहीं रहा, ये एक इंटीजर है जो कि 0 भी हार्ड कोडेड सीधा लिख दिया, तो ये गलत है, कंपाइलेशन एरर ही दे देगा। और यहाँ पे क्या है i++, तो इंक्रीमेंट के यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पे स्टेज डिफाइंड होती है कि फोर लूप कौन से कितने स्टेज में चलेगा, तो ये सही है। बट इस केस में ये वाला गलत है और यहाँ पे कंपाइलेशन एरर दे देगा, ये प्रिंट होने की तो दूर की बात है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द अबव कोड गिव्स अ कंपाइलर एरर बिकॉज द लूप डिपेंड्स द बूलियन, ठीक है, वही मैंने बताया। अब आ जाते हैं कोर जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट इनिशियल ऊप्स इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट मतलब जो मैंने एक फीचर बताया था जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 50+ क्वेश्चन उसी के ऊपर दिए हैं और उसमें से भी अलग अलग कैटेगरी के, कि जैसे कि कंस्ट्रक्टर का दे दिया, उसके बाद इनहेरिटेंस का, एब्स्ट्रैक्शन का, पॉलीमॉर्फिज्म का, तो अलग अलग क्वेश्चन है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ऊप्स पैराडिग्म क्या है। तो ये जो ऊप्स पैराडिग्म है ये कोई एक प्रोग्राम स्पेसिफिक नहीं है, ये एक्चुअली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। तो ये एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको जेनेरिकली इसकी बात करें तो मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्स इनकॉर्पोरेट द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलरिटी एंड रियूजेबिलिटी, इसके लिए फोकस करता है। और मेनली जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें डेटा और मेथड, ये दो चीज़ का ध्यान रखना। मतलब सिंपल सी बात है, अगर तुम कोई क्लास बनाते हो तो उसमें कुछ वेरिएबल्स बनाते हो जो कि डेटा हो जाता है, और उसमें कुछ मेथड बनाते हो जो कि उन डेटा को यूज़ करता है। तो यही चीज़ पूरी क्लास में हो रही होती है। तो डेटा और मेथड ही कंटेन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो इसकी बात कर ले तो ये एक बॉटम अप अप्रोच है। इसमें क्या होता है, ये फोकस ऑन डेटा विद मेथड टू ऑपरेट अपॉन द ऑब्जेक्ट डेटा। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है, जो मेनली क्या करती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो प्रोग्राम के अंदर है वो हाइड करके रखती हैं और सिर्फ फंक्शनैलिटी को शो करती हैं। कुछ रियल टाइम अप्रोच भी हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू सपोर्टेड है, जैसे कि इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जांपल हो गया C++, शिमला, पाइथन, सी शार्प, ये सब क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो अभी मैंने ऊपर वही बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, वो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होती है। क्लास की इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होता है, जब भी एक न्यू कीवर्ड से तुम उस क्लास को इंस्टेंटिएट करोगे तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट के अंदर होंगी क्या, उस क्लास का जो भी वेरिएबल, मेथड, बिहेवियर, मेथड को हम बिहेवियर बोलते हैं, तो वो जो भी चीज़ें होंगी उस क्लास की, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और बेस्ड में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या करोगे, जैसे तुम्हें पता ही है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो उसको एग्जांपल लेके चल सकते हो। जो भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट होंगे उसको जो फॉलो कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। जैसे कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, इसको जो सपोर्ट कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, और इसको जो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट बेस्ड हो गया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक चीज़ होती है कि इनबिल्ट कोई ऐसी ऑब्जेक्ट क्लास नहीं है, या फिर इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स पहले से बने हुए नहीं है, तुम्हें खुद बनाना पड़ता है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट जो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बेस्ड हैं, तो उसमें पहले से ही कुछ ऐसी क्लासेस लिखी हुई हैं जिसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है इनबिल्ट। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर विंडो करके एक ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ है जिसको तुम आराम से यूज़ कर सकते हो, तुम्हें अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अब एग्जाम्पल क्या है दोनों की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एग्जाम्पल हैं जावा, सी शार्प, स्मॉल टॉक, जबकि ऑब्जेक्ट बेस्ड की बात करें तो उसके एग्जाम्पल हैं जावा स्क्रिप्ट या वीबी स्क्रिप्ट। 26 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस विच इज़ डिफाइंड एज इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये जस्ट उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन समझ लो कि अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको कुछ भी नहीं दिया है, कोई वेरिएबल या फिर कुछ भी इंस्टेंशिएट नहीं किया, मतलब इनिशलाइज नहीं किया है, तो क्या होगा उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू नल होती है। जावा उसको ऑलरेडी नल प्रोवाइड करके रखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू नल है, ऐसा समझ लो। अब आ जाते हैं कोर जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा स्पेशल मेथड या फीचर समझ लो जो कि किसी भी क्लास के अंदर एक उसका फीचर ही है। अगर तुम क्लास नेम से ही एक मेथड बनाते हो तो वो उसका कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, और अगर तुम कुछ भी नहीं बनाते हो, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो होता ही होता है। अगर तुम एक सिंपल सा उस क्लास नेम से मेथड बना लो, उसमें कोई भी पैरामीटर पास मत करो, और वैसे भी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता क्योंकि वो रिटर्न किसको करेगा, तो उसका रिटर्न टाइप ही नहीं होता
तो उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर के अंदर तुम क्या कर सकते हो, उनके वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर सकते हो। इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो जो भी वेरिएबल्स वगैरह यूज़ हुए हैं उन्हें इनिशियलाइज़ करने के लिए, या कोई ऐसा मेथड रखना चाहते हो जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के साथ तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्टर में यूज़ कर सकते हो। जब भी तुम किसी भी क्लास के अंदर मान लो तुमने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना रखे हैं और फिर तुमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे ही तुम न्यू कीवर्ड को यूज़ करके उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो कंस्ट्रक्टर सारे कंस्ट्रक्टर एक साथ ही कॉल हो जाते हैं और तुम आराम से उस ऑब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से तुम कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर पाओगे। तो इसमें बोला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये जो टाइप बता रखा है नीचे। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें तो उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता, मतलब वो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट होगा और सीधा क्लास नेम से ही कॉल हो जाएगा। तुम उसे डिफाइन करो या ना करो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि तुम मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हो, उसके बेसिस पे वो कंस्ट्रक्टर डिफरेंशिएट होता है। जितने पैरामीटर हैं, अगर मान लो किसी में 1 है, किसी में 2 पैरामीटर है, तो वो दोनों अलग अलग कंस्ट्रक्टर होंगे। मतलब अगर तुम किसी कंस्ट्रक्टर को बना रहे हो और फिर उस कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल या फिर एक पैरामीटर जा रहा है और अगेन तुम एक और कंस्ट्रक्टर बना रहे हो जिसमें कि एक ही वेरिएबल जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। पैरामीटर हमेशा डिफरेंस होंगे, तो अगर तुम एक ही जैसा बना रहे हो तो उसी को यूज़ कर लो। इसमें बोला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या होता है, तो इसमें नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है बहुत अच्छे से। उसका पर्पस होता है तुम अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, किसी ऐसे चीज़ को इन्वोक करना चाहते हो जो तुम्हें चाहिए, मतलब अगर तुम उसका कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे यहाँ पे क्लास स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट 3 करके एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर तुम इसका जब भी न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसके रेफरेंस को डिस्प्ले करोगे तो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। यहाँ पे न्यू कीवर्ड से ही उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है S1 के रेफरेंस से। अगर तुम S1 को डिस्प्ले करोगे, नहीं है ये डिस्प्ले एक फंक्शन है और इसने कॉल किया है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनकी वैल्यू भले ही डिफाइन ना हो और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको इनिशियलाइज़ कर देता है और उसके बाद ये कॉल हो गई तो इसने ये प्रिंट कर दिया। तो 30th क्वेश्चन में वही है कि कंस्ट्रक्टर रिटर्न एनी वैल्यू, यस कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली रिटर्न करता है इंस्टेंस ऑफ क्लास को ही, बट तुम्हें कोई एक्सप्लिसिट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। इस कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेड, नो कंस्ट्रक्टर इज नॉट इनहेरिटेड। तो जैसे तुम अदर मेथड या वेरिएबल को इनहेरिट कर सकते हो किसी दूसरे क्लास में जब भी तुम उस क्लास को एक्सटेंड करोगे, बट उस केस में कंस्ट्रक्टर मतलब इनहेरिट नहीं होता, बट हाँ एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन ज़रूर होता है। अगर तुम एक्सटेंड कर रहे हो उस केस में क्या होता है, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जावा का एग्जांपल है, एक सुपर क्लास है, सुपर क्लास तुमने उसमें एक सुपर क्लास नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें क्या प्रिंट कर रहा है, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। वहीं पे तुमने एक और क्लास बना दी सब क्लास जो कि एक्सटेंड कर रहा है सुपर क्लास को, तो वो क्या करेगा, सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले तो सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करेगा, उसके बाद वो सब क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक और क्वेश्चन है, कैन यू मेक कंस्ट्रक्टर फाइनल, तो नो कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी फाइनल। तो जैसे तुम्हें पता ही है कि कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट इनहेरिट या ओवरराइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम उसे फाइनल भी नहीं बना सकते। इसमें पूछा है कैन यू ओवरराइड कंस्ट्रक्टर, यस द कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरराइडेड by changing the number of arguments arranged by the constructor और changing the type of parameter। तो अगर तुम ओवरराइड करना चाहते हो, एक कंस्ट्रक्टर है, एक क्लास है टेस्ट, उसका एक कंस्ट्रक्टर तुमने बना लिया मान लो टेस्ट करके, और उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया इंट के, तो इंट के जो है वो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है और एक सिंगल ही पैरामीटर है, तो यहाँ पे ये डिफाइन हो जाएगा और ये सक्सेसफुली चल जाएगा। उसी के साथ तुम अगर उसे ओवरराइड करना चाहते हो, उसी नाम से एक और कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो, बट उसमें तुम 2 वैल्यू डाल दो, तो इस टाइम पे भी ये चल जाएगा क्योंकि तुमने क्या किया है, दो वैल्यू डाली है। तो इनको कॉल करने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें टेस्ट डॉट टेस्ट लिखना होगा, या फिर उसका ऑब्जेक्ट जो बनाओगे उसका ऑब्जेक्ट डॉट टेस्ट लिखना होगा, और अगर तुम एक पैरामीटर पास करोगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर तुम 2 पैरामीटर पास करोगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे नीचे दिखाया गया है कि अगर तुमने सिंगल वैल्यू दी तो पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 2 वैल्यू दे दी तो दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो एक C++ में कॉन्सेप्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो क्या वो जावा में भी है, बट तुम्हें पता ही कि ऐसा नहीं है। तो इसको अचीव करने के लिए जावा ने 3 तरीके दिए हैं। तुम किसी भी वैल्यूज़ या ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो, वैल्यूज़ को कॉपी कर सकते हो दूसरे ही कंस्ट्रक्टर में बाय कंस्ट्रक्टर, या बाय असाइनिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, या फिर बाय एक क्लोन मेथड दिया हुआ है, इनबिल्ट मेथड है, उसके थ्रू तुम कर सकते हो। तो एग्जांपल में इसमें स्टूडेंट 6 नाम का एक क्लास है, उसमें 2 इंस्टेंस वेरिएबल है ID एंड नेम, कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो इसमें पहला इंटीजर और स्ट्रिंग, ये एक कंस्ट्रक्टर है मतलब डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या है, ID और नेम को इनिशियलाइज कर दिया है, कुछ भी हो सकता है, इसको कहीं से कॉल करके तुम कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो। अब एक और कंस्ट्रक्टर है जिसमें वो एक रेफरेंस ही ले रहा है पैरामीटर में, तो जब स्टूडेंट 6 का रेफरेंस बनेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको कॉल करेगा, और जो भी इसके अंदर इनिशियलाइज किया या फिर इसके अंदर जो वैल्यू असाइन किया है वो वैल्यू यहाँ पे एस के थ्रू तुम फैच कर सकते हो, s.id और s.name करके, और वो तुम इसके अंदर डाल सकते हो। तो इसमें एक और मेथड भी लिया हुआ है, डिस्प्ले मेथड। इस डिस्प्ले मेथड में इन दोनों को डिस्प्ले किया हुआ है। तो अगर तुम मान लो एक रेफरेंस बनाते हो और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो न्यू स्टूडेंट 6, और तो वैल्यूज़ पास करते हो, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, तो ये पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, इस वाले को, और ID में 111 और नेम में स्ट्रिंग पास कर देगा या करंट पास कर देगा जो भी तुम स्ट्रिंग में दे रहे थे। उसके बाद अगर तुम न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे उसका, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट तुम्हें पता ही है वो एक क्लास का
रेफरेंस एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहा है, तो वो तुमने S1 को ही पास कर दिया। तो S1 के अंदर जो भी डिफाइंड था वो तुम्हें इसके अंदर इनिशलाइज हो जाएगा या फिर असाइन हो जाएगा। तो जब तुम S1 डॉट डिस्प्ले और S2 डॉट डिस्प्ले करोगे तो दोनों के अंदर सेम वैल्यू आएगी। तो इसमें पूछा है कि डिफरेंस क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर या मेथड में। तो अभी तक हम बात करते आ रहे थे कंस्ट्रक्टर्स की, अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो मेनली यूज़ होता है वो इनिशलाइज करने का आता है, जो भी तुम्हारे इंस्टेंस वेरिएबल है उनको इनिशलाइज करने का काम आता है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करता है। जबकि मेथड जो है वो उसके बिहेवियर को एक्सपोज करता है, मतलब तुम उस मेथड को किसी दूसरे क्लास में फर्स्ट वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर का एक रिटर्न टाइप होता है, सॉरी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता बट मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है। और यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि कंस्ट्रक्टर का डिफ़ॉल्ट रिटर्न होता है, एक्सप्लिसिट रिटर्न नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट रिटर्न क्या होता है, उसी क्लास का इंस्टेंस जो होता है वो उसका रिटर्न होता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो इम्प्लिसिटली इन्वोक्ड होता है और मेथड जो है वो एक्सप्लिसिटली इन्वोक्ड होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है, तुम्हें अलग से नहीं बताने की ज़रूरत है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करो ये वो, बट मेथड को तुम्हें बताना पड़ता है कौन से मेथड को कॉल करना है। अगर तुम किसी भी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करते, लेट से तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कंस्ट्रक्टर की, तो जावा क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देता है, वो तुम चाहो या ना चाहो वो बनता ही बनता है। जबकि मेथड में ऐसा नहीं है, डिफ़ॉल्ट मेथड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब तक तुम मेथड नहीं बनाओगे मेथड नहीं बनेगा। और ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने का काम है ये तुम्हारा कंपाइलर करता है, ना कि जब तुम प्रोग्राम बना रहे हो उस टाइम पे। मतलब तुम अज्यूम करके बना सकते हो कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और वो कंपाइलर के टाइम पे बन के और यूज़ हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो सेम होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना, जबकि मेथड का नाम जो है कुछ भी हो सकता है। तो इसने एक आउटपुट निकालने के लिए एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो टेस्ट करके एक क्लास बनाई है इसने, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है टेस्ट, जिसमें दो वेरिएबल हैं ए और बी, ए एंड बी। अब ये क्या हो गया, ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर इसने जस्ट प्रिंट किया है दोनों की वैल्यू को। अब यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर है टेस्ट, उसके अंदर भी दो पैरामीटर है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन देख लेना तुम्हें ज़रूर हो जाएगी कि जब यहाँ पे भी दो पैरामीटर है यहाँ पे भी दो पैरामीटर है, इसका मतलब तो ये एरर हो जाएगा। लेकिन ये एरर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल को यूज़ किया गया। पहले में दोनों को इंटीजर है, सेकंड में एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। अब इसमें भी वही चीज़ की हुई है, प्रिंट किया हुआ है राइट। इसमें मेन में क्या हुआ है, मेन में क्या किया इसने, बाइट नाम का एक बनाया, बाइट ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि उसने बाइट ए लिया है, मतलब ए का जो टाइप है बाइट डिफाइन किया है, तो और ए और बी को कॉल किया हुआ है, तो ये टॉप डाउन ऐसा चलता है। तो पहला वाला जो टेस्ट कॉल होगा उसके अंदर होगा ये कि बाइट को क्योंकि हम प्रमोट कर सकते हैं इंट में, तो ये दोनों इंट में प्रमोट हो जाएंगी और पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, सेकंड वाला नहीं होगा। तो 10 और 15 प्रिंट हो गया। अब सेट 37 क्वेश्चन में भी आउटपुट ही निकालने को बोला है। तो टेस्ट नाम का एक फिर से क्लास है, उसके अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल है आई। अब मेन के अंदर क्या किया हुआ है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है न्यू टेस्ट जैसे ही बना एक उसका ऑब्जेक्ट बन गया, उसका रेफरेंस है स्मॉल टेस्ट। अब सिस्टम आउट हमने क्या किया, टेस्ट आई को कॉल किया। अब टेस्ट आई को अगर तुम कॉल करोगे तो तुम देखोगे कि आई किस टाइप का है, आई तो एक इंटीजर टाइप का है। अब इसमें क्या होगा, कंपाइलेशन एरर होगा, जैसे कि पहले हम बोल रहे थे ना कि इसी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती, तो क्या इसके अंदर कंपाइलेशन एरर होगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इस आई को तुम बिना इनिशलाइज करे उसी क्लास में यूज़ कर रहे होते तब कंपाइलेशन एरर होता। बट इस केस में क्या होगा, जैसे ही तुमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया तो यहाँ पे उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर के थ्रू कॉल हो जाएगा और वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आई को इनिशलाइज कर देगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू से जो कि है 0। तो अगर तुम इसको प्रिंट कर रहे हो टेस्ट आई को तो 0 प्रिंट होगा। आई थिंक देखते हैं, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम 0 बिकॉज द वेरिएबल इज इनिशलाइज टू 0 इंटरनली। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, 38 क्वेश्चन है, इसका भी आउटपुट निकालना है। टेस्ट करके एक क्लास है जो कि कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। इसमें क्या क्या है कि इंटीजर नाम के दो वेरिएबल बनाए हैं, टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। तो ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं। इसमें क्या क्या एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें इंट ए एंड बी लिया हुआ है। टेस्ट ए एंड बी जो उसके इंस्टेंस वेरिएबल हैं उसको इनिशलाइज या फिर असाइन करने का काम किया हुआ है इसके अंदर। मेन मेथड में फिर से एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक रेफरेंस है टेस्ट डॉट हमने टेस्ट ए किया हुआ है एंड टेस्ट डॉट टेस्ट बी इसको प्रिंट किया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे देख लो, अब ऊपर वाले केस में क्या था कि हमने सेम चीज़ की थी, टेस्ट आई को सिंपली कॉल कर दिया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, उसका वैल्यू इनिशलाइज हो गया था। बट क्या नीचे वाले केस में भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू इनिशलाइज होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसके अंदर की जो भी वैल्यू है, जो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू है, उसको तुम डिफाइन करो। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर तुम टेस्ट ए या फिर ऊपर क्या करो, अगर तुम आई को विद इन क्लास यूज़ कर लोगे तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इनिशलाइज करो। नीचे भी वही चीज़ है कि अगर तुम टेस्ट ए का मतलब तुमने अंदर यूज़ कर लिया है कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर भी तो एक मेथड ही है ना, तो इस वाले मेथड में तुमने यूज़ कर लिया है ऑलरेडी इसको असाइन करने के। और असाइन तुम किससे कर रहे हो, टेस्ट ए से। इसको तुम पास नहीं कर रहे हो मेन से, इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी नहीं, इसके अंदर कुछ पास नहीं होगा और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू तुम प्रिंट करना चाह रहे हो। तो टेस्ट डॉट टेस्ट ए मतलब तुम इंस्टेंस वेरिएबल को ही सीधा प्रिंट करना चाह रहे हो उसको रेफरेंस के थ्रू। तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अब उस कंस्ट्रक्टर के अंदर तुमने इसकी वैल्यू इनिशलाइज नहीं की है तो फिर इसका कुछ भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा।
और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ढूंढने भी नहीं जाएगा क्योंकि तुमने कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना दिया है। इस केस में वो कंपाइलर एरर ही देगा। आंसर में देखते हैं, हाँ, द कंपाइलर एरर इन द प्रोग्राम कॉल द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या तो इसमें ये लिखा है बिकॉज देयर इज़ अ कॉल टू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन द मेथड विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, इस वजह से ही वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ना होने की वजह से, या फिर तुमने उसे इनिशियलाइज नहीं किया उसकी वजह से वो कंपाइलर एरर देगा। तो अब जब आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम कोर जावा के बारे में। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पहले भी बात हुई है, बट इसमें स्टैटिक वेरिएबल के बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा है। तो आई थिंक इस पूरे 300 क्वेश्चन में इन्होंने यही किया है कि पहले कुछ जेनरिक टर्म्स दे दिए हैं, उन जेनरिक टर्म्स को एलिब्रेट करते जा रहे हैं कि बीच में उसके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब बात की हुई है। तो स्टैटिक वेरिएबल की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी ऐसा वेरिएबल जो कि क्लास के टॉप पे डिफाइंड हो और फिर वो पूरे क्लास में या फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े, वो पूरे क्लास में एक ही तरह का यूज़ होता है। मतलब जैसे यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज का नाम ITS है, तो वो जो भी स्टूडेंट क्लास है, कोई भी क्लास उसको कॉल करेगा कॉलेज को, तो उसका नेम ITS ही आएगा। हम जितनी बार भी उसका रेफरेंस बना ले, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है, जैसे यहाँ पे फिर से एक और नया ऑब्जेक्ट बना रहा है S2, तो S1 या S2 दोनों के डिस्प्ले में कॉल करेंगे तो वो कॉलेज जो है वो ITS ही कॉल होगा क्योंकि वो स्टैटिक है। तो हम जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बना ले, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स यू मेक ऑब्जेक्ट, दिस स्टैटिक वेरिएबल विल बी कॉल्ड एंड सेम वैल्यू विल बी प्रिंटेड। जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे S1 में डिफरेंट वैल्यू है, 111 करण है, S2 में डिफरेंट वैल्यू है, 222 आर्यन है, और आउटपुट में वही चीज़ आई है, बट कॉलेज क्योंकि सेम है और कोई वैल्यू पास भी नहीं की है कॉलेज में, कॉलेज वैसे भी जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसमें कॉलेज पास नहीं हुआ है, तो फिर वो वैसे भी कॉल नहीं होगा और फिर यहाँ पे रिजल्ट पे नहीं आएगा। तो ये एक मेमोरी दिखाया गया है किस तरीके से मेमोरी में एलोकेट होती है। तो जैसे मैंने बताया था, स्टैक मेमोरी होती है। स्टैक मेमोरी में जो भी तुम रेफरेंस बनाते हो वो रेफरेंस यहाँ पे आ जाती है और उस रेफरेंस का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो हीप में बनती है। तो हीप के अंदर यहाँ पे बनी है, जैसे कि इसमें ID 222 और नेम आर्यन है, उसके अंदर जो S2 का था, S1 का जो रेफरेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 111 और करण, इस तरीके से हीप के अंदर अलग अलग मेमोरी दोनों को मिली है। बट जब वो कॉलेज वेरिएबल को कॉल करेगा तो वो क्लास एरिया में बना हुआ है और क्लास एरिया दोनों के लिए कॉमन है, तो वो इस तरीके से क्लास एरिया से जाके फैच कर लेगा कॉलेज की वैल्यू। नीचे बात हुई स्टैटिक मेथड का क्या मतलब है। स्टैटिक मेथड भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुमने अभी वेरिएबल में देखा, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, ये सिर्फ इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ क्लास के लिए होता है। देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू क्लास द स्टैटिक मेथड। सिर्फ स्टैटिक मेथड ही है जो कि स्टैटिक वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है। अगर तुम्हें ये डाउट था कि वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है किसी भी स्टैटिक वाले वेरिएबल की, तो वो सिर्फ स्टैटिक मेथड ही कर सकता है। 41 क्वेश्चन बोला है कि रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं स्टैटिक मेथड में, बट वैसे अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हें सीधा ही पूछ लिया जाएगा कि मेथड अगर स्टैटिक है तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं या फिर क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये काइंड ऑफ एक लिमिटेशन ही है। इसमें क्या हो गया कि अगर स्टैटिक तुमने किसी मेथड को बना दिया है तो उस मेथड में तुम नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को कॉल नहीं कर पाओगे या फिर यूज़ नहीं कर पाओगे। अब दिस करके तुम यूज़ करते हो, दिस डॉट ID या नेम, या फिर सुपर करके यूज़ करते हो, तो इन कीवर्ड्स को भी तुम स्टैटिक मेथड में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये नॉन स्टैटिक एलिमेंट्स हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, स्टार्टिंग से ही देखे जा रहे हो कि स्टैटिक मेन करके डिफाइन करते हैं हम, तो इसने पूछ लिया कि वाई इज़ द मेन मेथड स्टैटिक। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें पता ही है मेन मेथड सबसे पहले कॉल होता है। अगर मेन मेथड को तुम नॉन स्टैटिक बना दोगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट से तुम्हें फिर मेन को कॉल करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर क्योंकि तुम्हें पता ही है कि JVM सबसे पहले स्टैटिक मेथड को ही देखता है, तो सॉरी सबसे पहले मेन मेथड को ही देखता है, तो मेन मेथड अगर नॉन स्टैटिक होगा तो फिर वो डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं कर पाएगा और तुम्हारा प्रोग्राम कभी रन नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन है कि कैन वी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं हो सकता। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा कैसे है, मतलब कि अगर तुम किसी क्लास में मेथड डिक्लेयर करो, उसी का सेम मेथड अगर मान लो उस दूसरे क्लास में डिफाइंड हो जाए तो फिर क्या वो उसको ओवरराइड कर देगा, बट ऐसा नहीं है। स्टैटिक अगर तुम दूसरे क्लास में बना रहे हो सेम मेथड, तो वो पहले वाले क्लास के मेथड को हाइड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। स्टैटिक ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ स्टैटिक डेटा मेंबर। इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो तुम्हें पता है क्लास लोडिंग जो है मेन से स्टार्ट होती है, बट अगर तुम कोई स्टैटिक करके एक ब्लॉक बना दो जो करली ब्रेसिस से स्टार्ट और एंड होगी, उसके अंदर कुछ जो भी तुम कर रहे होंगे वो एक स्टैटिक ब्लॉक की तरह ट्रीट होगा और वो मेन से भी पहले लोड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई थिंक 45 क्वेश्चन है कि कैन यू एग्जीक्यूट प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन JDK अबव 1.7 से पहले ऐसा पॉसिबल था कुछ तिगड़म लगा के आई थिंक, बट 1.7 के बाद ये पॉसिबल नहीं है। वट इफ स्टैटिक मॉडिफायर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिग्नेचर ऑफ मेन मेथड। तो ये कई बार हमें जैसे सुना ही होगा तुमने कि मेन मेथड से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है, बट तुम मेन को स्टैटिक ना बनाओ फोर्सफुली, तुम इसे लिख दो कि पब्लिक वॉइड मेन ऐसा करके लिख दो, स्टैटिक ना लिखो, तो क्या होगा, तो एक एरर आएगा तुम्हारे पास, नो सच मेथड एरर, क्योंकि वो सबसे पहले मेन ढूंढेगा और मेन अगर स्टैटिक नहीं है तो फिर वो
मेन मिलेगा ही नहीं तो प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो उसको मेथड ही नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए वो नो सच मेथड एरर का एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा एक्चुअली, एक्सेप्शन तो नहीं, एरर थ्रो करेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक क्लास मेथड एंड इंस्टेंस मेथड? अब मेथड जो होते हैं वो दो तरीके के इसमें बता दिए, स्टैटिक या क्लास मेथड या फिर इंस्टेंस मेथड, ये दो तरीके के। इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो उसके कीवर्ड का ही है। अगर कोई स्टैटिक नाम से कोई मेथड बनाया गया है तो फिर वो स्टैटिक मेथड होगा, अदरवाइज वो इंस्टेंस मेथड होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर तुम स्टैटिक मेथड बनाते हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है उसको क्लास का, तुम डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर इंस्टेंस मेथड है तो फिर वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होगा। और तुम्हें बताएंगे कि जब कोई स्टैटिक मेथड बन जाता है तो जो नॉन स्टैटिक इंस्टेंसेस होते हैं या फिर जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो हम उसमें एक्सेस नहीं कर पाते उस वाले मेथड में। बट इंस्टेंस मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, वो सब कुछ एक्सेसिबल हो जाएगा उस मेथड के अंदर। इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है कि पब्लिक स्टैटिक क्यूब है और एन है, तो फिर तुम रिटर्न कर सकते हो एन का क्यूब। एक तरीके से बस ये प्रोटोटाइप बना के दिखाया है कि अगर तुम कैसे डिफाइन करोगे क्यूब नाम का एक, अगर तुम मेथड बना रहे हो तो उसको स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन करोगे। अगर तुम स्टैटिक नहीं लिखते हो तो पब्लिक वाइड मैसेज नाम से एक अदर मेथड बनाया गया है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, कैन वी मेक कंस्ट्रक्टर स्टैटिक? तो तुम्हें पता ही है कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और स्टैटिक क्या है? स्टैटिक मेथड या वेरिएबल कुछ भी है तो उसको तुम डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हो बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाए, या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम एक्सेस करोगे तो वो क्लास वाला जो वैल्यू है, जो स्टैटिक वैल्यू है, वही कॉल होती है। तो अगर तुम किसी कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक बनाना चाहते हो तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है तभी कॉल होता है, और अगर तुम ऐसे फोर्सफुली करोगे तो फिर वो एक कंपाइलर एरर दे देगा। तो इस केस में दोनों का पर्पस ही डिफरेंट है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें पूछ रहे हैं कि कैन वी मेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक और इन जावा? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड अभी तक तो आई थिंक बात नहीं हुई है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड उन मेथड्स को बोलते हैं जब तुम अगर मान लो उसका सिर्फ प्रोटोटाइप बनाना चाहते हो, उसको बाद में डिफाइन करना चाहते हो, तो उस वाले मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। उनकी फंक्शनैलिटी को हाइड करना चाह रहे हो तो ऐसे मेथड को अगर तुम स्टैटिक बना दोगे तो, और तुम्हें पता है स्टैटिक तो डायरेक्टली कॉल हो जाता है क्लास नेम के थ्रू ही, तो ये एक अननेसेसरी थिंग है, मतलब यूजलेस सी थिंग है, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका, इसलिए ये अलाउड भी नहीं है। मतलब तुम कैसे ऐसी चीज़ को स्टैटिक बनाना चाह रहे हो जिसको तुम अभी तक डिफाइन या डिफाइन ही नहीं किया है तुमने। 50th क्वेश्चन है, कैन वी डिक्लेयर द स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? अब अगर मान लो तुम्हारे पास कोई क्लास है एब्स्ट्रैक्ट है, तो क्या तुम उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल या मेथड को डिक्लेयर कर सकते हो? तो यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक क्लास ही है और क्लास के अंदर तुम स्टैटिक वेरिएबल या मेथड तो डिफाइन ही कर सकते हो, और इसमें डायरेक्टली हम कॉल कर पाएंगे उस मेथड या वेरिएबल को, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर तुम स्टैटिक बनाते हो तो फिर ज़रूरी नहीं है कि तुम उस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। जैसे यहाँ पे एक क्लास है टेस्ट, टेस्ट को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया गया है, उसके अंदर क्या किया है कि ये कुछ स्टैटिक वेरिएबल और एक स्टैटिक मेथड को डिफाइन कर दिया है। अब एक टेस्ट क्लास नाम का और क्लास बनाया, उसमें मेन मेथड है। अब ये जो क्लास नेम है उससे तुम डायरेक्ट टेस्ट मेथड जो कि स्टैटिक मेथड है उसको कॉल कर सकते हो, और सिस आउट करके टेस्ट डॉट आई करके आई का वैल्यू भी ला सकते हो। तो पहले तो इसने क्या किया है, प्रिंट किया है टेस्ट डॉट आई को, या फिर पहले इसने क्या किया, मेथड को कॉल किया, तो मेथड को कॉल करेगा तो सिस आउट करेगा हाई आई एम गुड, वो नीचे कर दिया है, और उसके बाद फिर सिस आउट इसने कर रखा है आई इक्वल टू टेस्ट डॉट आई है 102, तो वो इसने कॉल करके प्रिंट कर दिया। अब कोर जावा में ही उस कॉन्सेप्ट के अंदर इनहेरिटेंस की बात करी गई है। इसमें इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है और उसको डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं। अब इनहेरिटेंस की बात करने से पहले इसने बात की है दिस कीवर्ड की। दिस क्या होता है कीवर्ड? तो दिस कीवर्ड क्या करता है, रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। तो दिस कीवर्ड से हम करंट क्लास के डिफरेंट इंस्टेंसेस को एक्सेस कर पाते हैं, जैसे कि उस क्लास के मेथड को, वेरिएबल को, या फिर कंस्ट्रक्टर को, या फिर हम दिस कीवर्ड को यूज़ करके कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पास कर सकते हैं किसी मेथड में या कंस्ट्रक्टर में। अब दिस कीवर्ड से जो भी वैल्यू बनती है दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न फ्रॉम द मेथड एज करंट क्लास इंस्टेंस। जैसे इसमें क्या किया, दिस को रेफर किया है एज अ रेफरेंस वेरिएबल स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने में। अब दिस कीवर्ड के मेन यूजेस क्या होते हैं वो इसने अच्छे से एलेबोरेट किया है। तो पहला तो यूज़ है करंट क्लास इंस्टेंस के वेरिएबल को रेफर करने के लिए, करंट क्लास के मेथड को इन्वोक करने के लिए। अगर दिस ऐसा तुमने बना दिया तो वो एक करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। अब तुम अगर आर्ग्यूमेंट की तरह पास करोगे दिस को, तो वो उस करंट क्लास के जो भी रेफरेंस वेरिएबल्स हैं उसको पास ऑन कर देगा। दिस को हम मेथड या कंस्ट्रक्टर के कॉल में भी पास कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। मेथड के थ्रू भी हम उसे करंट क्लास के इंस्टेंस को रिटर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं दिस को। 53 क्वेश्चन है कि कैन वी असाइन द रेफरेंस टू दिस वेरिएबल? क्या हम कोई रेफरेंस वगैरह बना सकते हैं दिस वेरिएबल का? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस ऑलरेडी करंट क्लास ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अगर तुम उसका रेफरेंस बनाओगे तो कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ऑलरेडी वो करंट क्लास ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है, तो वो एक फाइनल रेफरेंस हो गया जावा के लिए। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो कंपाइलर एरर देगा। जैसे इसने कर भी रखा नीचे, टेस्ट करके क्लास बनाई है, उसके अंदर पब्लिक टेस्ट बना दिया है और दिस को नल से डिक्लेयर कर दिया। अब इसने क्या कर दिया कि असाइन कर दिया इसने वैल्यू ना, यहाँ पे नल असाइन कर दिया दिस को। तो दिस ऑलरेडी एक कीवर्ड है जो कि करंट क्लास
को पॉइंट कर रहा है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, तुमने उसे इम्प्लिसिटली उसके अंदर, वो भी एक कंस्ट्रक्टर में, तुमने उसे नल वैल्यू असाइन करी है और उसके बाद तुमने सिस आउट लिखा है। तो सिस आउट तो बाद में होगा, सबसे पहले जैसे ही तुम मेन मेथड में उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको कॉल करोगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है। और जैसे ही वो देखेगा कि दिस को तुमने एक नल ऑब्जेक्ट या नल वैल्यू असाइन की है तो वो कंपाइलर एरर देगा। क्या, कौन सा कंपाइलर एरर है? कैन नॉट असाइन द वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल दिस इक्वल टू नल। तो ये एक फाइनल वेरिएबल है जिसको तुम असाइन नहीं कर सकते कोई वैल्यू। अब है 54th क्वेश्चन, कैन दिस कीवर्ड बी यूज टू रेफर स्टैटिक मेंबर। क्या स्टैटिक मेंबर को रेफर करने के लिए दिस कीवर्ड यूज किया जा सकता है? तो यस, इट इज़ पॉसिबल टू यूज दिस कीवर्ड टू रेफर स्टैटिक मेंबर बिकॉज दिस इज जस्ट अ रेफरेंस वेरिएबल विच रेफर्स टू द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना सही नहीं माना जाता, अननेसेसरी प्रैक्टिस है, तो इसको काइंड ऑफ अवॉइड ही करना चाहिए। जैसे इसने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर आई और उसको स्टैटिक बना दिया है 10, यहाँ तक ठीक है। एक टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर है, वो क्या कर रहा है, दिस डॉट आई को कॉल कर रहा है। अब तुम ये स्टैटिक वेरिएबल को दिस डॉट आई से कॉल कर रहे हो और मेन में तुम क्या कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दिस डॉट आई कॉल होगा और 10 को रिटर्न कर देगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। तो यहाँ पे प्रिंट तो हो गया है, बट स्टैटिक कीवर्ड का रोल ही खत्म हो गया ना। यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड को हम क्यों बनाते हैं, ताकि तुम क्लास के थ्रू डायरेक्टली उसको कॉल कर पाओ। यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट ही बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो स्टैटिक का मतलब ही खत्म हो गया हमें। 55 वाला क्वेश्चन है, हाउ कैन कंस्ट्रक्टर चेनिंग बी डन यूजिंग कीवर्ड। अब कीवर्ड के थ्रू कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे होती है? तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग करने का लॉजिक भी होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी आप कर सकते हो, बट अब इसमें क्या है कि मतलब होता क्या है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग बेसिकली किसी एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू तुम किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, तो वो कंस्ट्रक्टर चेनिंग का पार्ट हो जाता है। इसको थोड़ा ऐसा समझते हैं, बॉटम अप अप्रोच से समझते हैं। एम्प्लॉय एक क्लास है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं, एम्प्लॉय उसके अंदर फिर से एक और एम्प्लॉय, फिर से एक और, तो ये कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। बट हम सीधा मेन पे आ जाते हैं। मेन पे क्या हुआ है कि एम्प्लॉय ईएमपी नाम से उसका रेफरेंस बनाया और एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया उसका, जिसके अंदर की पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है और पैरामीटराइज उस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है जिसके 4 पैरामीटर हैं, पहले 2 इंटीजर हैं और फिर 2 स्ट्रिंग है। तो ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ऐसा ये वाला कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर पहले 2 इंटीजर हैं फिर स्ट्रिंग है। तो पहले इंटीजर में आईडी आ जाएगी, दूसरे इंटीजर में 22 आ जाएगा। अब स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग है तो पहला नेम और एड्रेस आ गया, तो ये वैल्यू इसमें मैप हो गई। और अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर चलेंगे तो इसने फिर से एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, दिस डॉट आई डी एज। तो दिस डॉट आई डी एज, अब ये मैंने पहले ही बताया था, तुम दिस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो उस क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो अब आईडी और एज से ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, क्योंकि ये दिस है तो इसी क्लास का ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हो, मतलब एज अ पैरामीटर। तो यही वाला एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये इसको कॉल करेगा। इसके अंदर आईडी और एज पास हो जाएगी, आईडी एज पास हुई तो ये फिर से दिस एज कर रहा है। दिस एज मतलब इसी क्लास के अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर हो जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पास हो रही हो, तो वो एक ये वाला कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर क्या हो रहा है, दिस डॉट एज हो रहा है। तो दिस डॉट एज मतलब जो इस वाली क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और जो ऊपर से एज आ रहा है, ठीक है, उस ऊपर वाले एज को इस वाले क्लास के एज में असाइन कर दो। तो ये जो एज था उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी क्या, 105। तो 105 ऊपर से आ रहा था, सबसे पहले यहाँ पे आईडी में आया, इसने इसको कॉल किया और इस आईडी में आया, फिर इसने इसको कॉल किया, पहले तो एज के साथ कॉल किया, तो एज यहाँ पे आ गया। एज 22 है, 105 में ऐसे ही उसके लिए बोल रहा था आईडी के लिए, बट 102 पे आया। 102 में क्या हुआ, सॉरी 22 में आया। 22 में पहले ये एज यहाँ पे आया, ये एज यहाँ पे आया, इसने इसको कॉल किया, एज यहाँ पे आया 22, फिर एज इसके अंदर आ गया, इस वाले दिस के अंदर। 22 से इसने इसको कॉल किया, तो यहाँ पे एज अल्टीमेटली जो रेफरेंस वेरिएबल था जो उस क्लास का, उसके अंदर एज की वैल्यू असाइन हो गई। एज क्या हो गया, 22। तो लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर भी रहा है ये। अब इसने जो रेफरेंस बना रखा है उससे EMP ID प्रिंट कर रहा है, EMP नेम प्रिंट कर रहा है, EMP एज, मतलब इस वाले क्लास का जो भी रेफरेंस है उसके थ्रू ये इन सब चीज़ों को कॉल कर रहा है। तो जब ये कॉल करेगा तो एक्चुअल में ये इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। एज तो इसके अंदर डिफाइन हो गया, ID इस वाले लेवल पे जाके यहाँ पे डिफाइन हो गई दिस डॉट ID में, और विकास नाम जो है वो यहीं पे हो गया दिस डॉट नेम में, और दिल्ली जो है वो यहीं पे हो गया। तो इस तरीके से सारी जो भी इंस्टेंस वेरिएबल थे वो सब की वैल्यू असाइन हो गई है। अब उनको हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट एलन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। देखते हैं, हाँ ये प्रिंट हो रही हैं। ID 105, उसके बाद नेम विकास, एज 22, एड्रेस दिल्ली, ऐसे करके प्रिंट हो गया। अब 56 क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द पासिंग इन दिस इनटू मेथड इंस्टेड ऑफ करंट क्लास ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो अगर हमें पता ही है कि दिस रेफर्स टू द करंट क्लास ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट मस्ट बी सिमिलर टू करंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो ऐसा तो तुम कर ही सकते हो कि मेथड की जगह पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही पास कर दो, बट ऐसा करना सही इसलिए भी नहीं है
क्योंकि तुम सेम ही चीज़ कर रहे होगे। और मेथड के अंदर अगर तुम पास करोगे तो वो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है, जैसे कि दिस इज़ अ फाइनल, दिस जो है वो एक फाइनल वेरिएबल है। दिस कैन नॉट बी असाइन टू न्यू वैल्यू वेयर एज द करेंट क्लास ऑब्जेक्ट माइट नॉट बी फाइनल एंड कैन बी चेंज एंड दिस कैन ओनली बी यूज इन सिंक्रोनाइज ब्लॉक। मतलब तुम सिंक्रोनाइज ब्लॉक में यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है दिस कीवर्ड का। अब आ जाते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक नॉर्मल हम लैंग्वेज में भी समझते हैं कि फादर चाइल्ड रिलेशन है, या फिर आप अपने फादर की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हो तो वो एक इनहेरिटेंस ही है। और ये चीज़ क्लास में भी होती है। तो क्लास में क्या होता है, जब भी मतलब इनहेरिटेंस ऊप्स कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, जिसमें कि वन ऑब्जेक्ट जो होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेती है। तो बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, डेटा एंड मेथड ही है। इसमें क्या होता है, इसको यूज़ करने का सोल पर्पस है कि कोड रीयूजेबिलिटी एंड मेथड ओवरराइडिंग को हम यूज़ कर पाते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई क्लास एग्जिस्टिंग है तो तुम उससे एक नई क्लास बना सकते हो उसी के फीचर्स को यूज़ करके, तुम्हें वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रीयूजेबिलिटी ऐसे बढ़ जाती है। और कोई मेथड है पहले से बना हुआ उस क्लास में तो तुम इसे ओवरराइड करके अपना मेथड बना सकते हो एक नए फीचर के साथ। इनहेरिटेंस क्या होती है, वो इज़ ए रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है और वो कि पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में आ जाता है। तो जावा में 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होती हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये तो 5 तरीके के इनहेरिटेंस हो गए। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा सपोर्ट नहीं करता। इसका रीज़न भी हम नीचे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो है वाई इनहेरिटेंस यूज्ड इन जावा। तो इनहेरिटेंस के जैसे बहुत सारे एडवांटेज हैं। कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ हो जाता है, तुम्हें कोई मेथड वगैरह रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन नॉट अचीव्ड विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस। अगर तुम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर रहे हो रन टाइम में तो बिना इनहेरिटेंस के वो होगा ही नहीं। तो हम इनहेरिटेंस को रियल टाइम ऑब्जेक्ट की तरह सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम ऊप्स को मोर रियलिस्टिक तरीके से यूज़ कर पाएंगे। इनहेरिटेंस जो है वो डेटा हाइडिंग में भी हमें हेल्प करता है। जैसे कि बेस क्लास में अगर कोई डेटा मेंबर है तो वो डिराइव्ड क्लास में हम हाइड कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ स्पेसिफायर, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें कि है प्राइवेट। तो 2 चीज़ें तो हो गई, एक तो मेथड ओवरराइडिंग और दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म। बिना इनहेरिटेंस के हम इसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि अगर इनहेरिटेंस जो है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म का। 59 क्वेश्चन है, विच क्लास इज़ द सुपर क्लास फॉर ऑल क्लासेस। तो एक ऑब्जेक्ट करके क्लास होती है जो कि सुपर क्लास है और किसी भी क्लास के लिए। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स वगैरह हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर एक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड क्यों नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए और एम्बिग्यूटी को कम करने के लिए किया गया है। मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउड ही नहीं किया है जावा में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे नीचे ए क्लास है और एक क्लास बी है, दोनों के अंदर एक मेथड है MSG, कुछ अलग अलग चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं। पहला हेलो प्रिंट कर रहा है, दूसरा वेलकम प्रिंट कर रहा है। और एक क्लास है सी क्या कर रहा है, वो एक्सटेंड कर रहा है ए एंड बी को, और उसके अंदर ही मेन मेथड है। मेन मेथड में उसने सी का ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्योंकि वो ए एंड बी को एक्सटेंड कर रहा है तो हम उसके ऑब्जेक्ट से उनके पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब हम मैसेज को अगर हम कॉल करेंगे तो इसको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि कौन से मैसेज को कॉल करना है, ए वाले मेथड को कॉल करना है या बी वाले मेथड को कॉल करना है। इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं है टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब हम नीचे बात करते हैं 61 क्वेश्चन में, एग्रीगेशन क्या होता है। अब एग्रीगेट क्लास उन क्लासेस को बोलते हैं, जैसे कि मान लो 2 क्लास के रिलेशनशिप में ही ये चीज़ सामने आती है। अगर 2 क्लास इनहेरिटेंस में है तो एक ऐसी क्लास जिसको हम एग्रीगेट क्लास बोल रहे हैं वो क्या करेगी, कंटेन्स ए रेफरेंस टू द क्लास इट ओन्स। मतलब जिन क्लास को वो ओन करती है उनके रेफरेंस को वो अपने पास रखती है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्रीगेशन को हम हैज़ अ रिलेशनशिप बोलेंगे, जबकि इनहेरिटेंस को हम इज़ अ रिलेशनशिप बोलेंगे। तो ये क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप है। एग्रीगेशन और इनहेरिटेंस अलग अलग है। इनहेरिटेंस का भी हमने पढ़ा कि वो इज़ अ रिलेशनशिप है, वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। जैसे कि चाइल्ड इज़ अ पेरेंट, मतलब चाइल्ड हैव दैट प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट, तो उसमें इज़ अ रिलेशनशिप आता है। लेकिन एग्रीगेशन में हैज़ अ रिलेशनशिप आता है। ये कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे हम इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ कर रहे थे, किसी क्लास के आगे एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करके हम उसको इनहेरिट कर पा रहे थे। जैसे यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का ट्राई किया था तो फेल हो गया, बट सिंगल क्लास को आप इनहेरिट तो कर ही पाओगे। तो एग्रीगेशन में हम कैसे करेंगे, जैसे कि एक क्लास है एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर सिटी हो सकती है, स्टेट हो सकता है, कंट्री नेम हो सकता है,
उसके अंदर आपने एक मान लो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया जो क्या कर रहा है, वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है या फिर वैल्यू को डिफाइन करने के काम आ रहा है। तो सिटी, स्टेट और कंट्री की वैल्यू डिफाइन हो रही है। अब उसी के नीचे हम आ जाते हैं एम्प्लॉय वाली क्लास पे। तो एम्प्लॉय भी एक क्लास है, उसके अंदर क्या है, उसके जो रेफरेंस वेरिएबल है उसमें आईडी है, स्ट्रिंग टाइप का नेम है और एड्रेस टाइप का एक एड्रेस है। तो इसके अंदर जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, हमने पूरा का पूरा एड्रेस को एज अ टाइप यूज़ किया हुआ है और उसका एक इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया है एड्रेस का। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय हैज़ अ एड्रेस, तो इसलिए इसको हैज़ अ रिलेशनशिप बोलते हैं। एम्प्लॉय हैज़ एड्रेस, इसमें कुछ एक्सटेंड नहीं किया हुआ, उसके एड्रेस के मेथड या वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमने कुछ नहीं किया हुआ, डायरेक्टली उसको क्लास के अंदर ही यूज़ कर लिया है। इसमें भी एक कंस्ट्रक्टर है जिसकी आईडी, नेम और एड्रेस को इनिशियलाइज करने का काम आ रहा है। और इसमें एक डिस्प्ले फंक्शन भी है जो कि सबसे पहले आईडी एंड नेम को डिस्प्ले कर रहा है एंड देन एड्रेस के वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहा है। तो मेन मेथड पे चलते हैं। मेन मेथड में इसमें हमने क्या किया, पहला ऑब्जेक्ट बनाया एड्रेस का जिसमें कि इस तरीके से वैल्यू पास की है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये तो हम पास कर ही सकते हैं। उसी तरीके से एक एम्प्लॉय मेथड भी एम्प्लॉय का भी एक रेफरेंस बनाया है, उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें कि इस तरीके से वैल्यू पास की है। बट एड्रेस वाले कॉलम में जहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर आप देख रहे हो, ये वाला कंस्ट्रक्टर जहाँ पे एड्रेस एक्सपेक्ट कर रहा है, उस जगह पे हमने एड्रेस 1 का रेफरेंस पास किया है। तो एड्रेस 1 आप देखोगे तो ये है और वो कौन कौन सी वैल्यू लेके चल रहा है, तो ये सारी वैल्यू उसके अंदर डिफाइन होगी और ये चीज़ रेफ़र कर लेगा कौन सा, ये वाला एड्रेस। तो इस टाइप से हम इसको डिस्प्ले भी कर पाएंगे। ई एंड E2 ये जो रेफरेंस है एम्प्लॉय के, उनके डिस्प्ले मेथड से इस तरीके से ये आउटपुट निकल गया। अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, व्हाट इज़ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होती है कि वो एक एग्रीगेशन का ही टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि दो क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे कि एग्जांपल ये ले लेते हैं सीधा कि ए क्लास है, वो क्या कंटेन कर रहा है, स्टूडेंट्स, बट ए स्टूडेंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ क्लास। क्लास तो है, उसके अंदर स्टूडेंट हैं, बट एक स्टूडेंट विदाउट क्लास के हो ही नहीं सकता। तो जो क्लास और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो कॉम्पोजिशन है, वो एग्रीगेशन का स्पेशल पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट कॉम्पोजिशन बिटवीन क्लास एंड स्टूडेंट। तो कॉम्पोजिशन इज़ अ रिलेशनशिप है या हैज़ अ रिलेशनशिप है, तो कॉम्पोजिशन भी हैज़ अ रिलेशनशिप है क्योंकि वो कोई अलग से रिलेशनशिप नहीं है, वो सिर्फ एग्रीगेशन का ही एक पार्ट है। अब डिफरेंस क्या होता है एग्रीगेशन या कॉम्पोजिशन में, डिफरेंस क्या होता है, तो जैसे मैंने बोला कि एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स अ वीक रिलेशनशिप और जो कॉम्पोजिशन है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बाइक हैज़ एन इंडिकेटर, हैज़ अ रिलेशनशिप ही है, बाइक के पास इंडिकेटर होगा, नहीं भी हो सकता है, अगर ये कोई डिपेंड नहीं कर रहा ना, अगर चाहो तो इंडिकेटर नहीं भी हो सकता, बट बाइक हैज़ एन इंजन, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बिना इंजन के बाइक चलेगी ही नहीं, तो ये कॉम्पोजिशन है। तो जस्ट ये कॉम्पोजिशन एक टर्म है जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें पूछा है कि वाई डज जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर, पॉइंटर क्यों नहीं सपोर्ट करता है। पॉइंटर ना सपोर्ट करने का मैंने पहले ही शायद दूसरे ही क्वेश्चन में बताया था कि पॉइंटर ना सपोर्ट करने का रीज़न ये है कि पॉइंटर जो है वो सीधा एड्रेस ब्लॉक को या मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करती हैं और आप जाके सीधा उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, बट जावा ये चीज़ खुद ही हैंडल करता है, तो वो यूज़र को एक्सेस नहीं देता इस चीज़ के लिए, इसलिए पॉइंटर यूज़ नहीं होती। और अगर वो यूज़र को ऐसे एक्सेस दे देगा तो वो अनसेफ हो जाएगा या फिर डेवलपर्स के लिए एक एक्स्ट्रा हेडेक हो जाएगा कि उस मेमोरी ब्लॉक में अगर किसी को पॉइंट किया है तो फिर उसको फिक्स करो, रिमूव करो, ठीक है। तो इस वजह से कोई डेंगलिंग पॉइंट ना रह जाए, तो इसलिए जावा ने पॉइंटर्स को सपोर्ट ही नहीं किया है। अब एक कीवर्ड आ जाता है सुपर। व्हाट इज़ सुपर इन जावा। तो सुपर एक कीवर्ड है जो कि इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर करने के काम आता है। मतलब ऐसे मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस तो हो ही सकता है ना, तो जो इमीडिएट पेरेंट है उसके ऑब्जेक्ट को रेफर करने के काम आता है सुपर कीवर्ड के थ्रू। जैसा कि अगर तुम सब क्लास का इंस्टेंस बनाते हो तो पेरेंट क्लास का इंस्टेंस या फिर पेरेंट क्लास ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है और उसके कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम एक क्लास को कॉल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर वो जिस क्लास से एक्सटेंड हो रहा है या जिस क्लास से इनहेरिट हुआ है उसके कंस्ट्रक्टर को भी वो कॉल कर लेगा विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। अगर तुम सुपर कीवर्ड डिफाइन नहीं कर रहे हो तो वो इम्प्लिसिटली तुम्हारे कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, क्लास है एनिमल। एनिमल में तुमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर लिया जो कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर प्रिंट कर दिया है, कोई वैल्यू पास नहीं की है पैरामीटर में, सीधा प्रिंट कर दिया है एनिमल क्रिएटेड। फिर एक है दूसरा क्लास डॉग, उसको एक्सटेंड किया तुमने, एनिमल को एक्सटेंड किया उससे। अब उसके अंदर क्या किया तुमने, एक डॉग नाम का फिर से एक क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर। अब उसके अंदर तुमने कर दिया डॉग इज़ क्रिएटेड, तो इससे तुम्हें पता चल गया कि तुम किस क्लास में हो। बट जब तुम जैसे ही डॉग का ऑब्जेक्ट बनाओगे
तो ऑब्जेक्ट बनाने के साथ सबसे पहला क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो सबसे पहले डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया तो डॉग का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। डॉग का कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ, उसने सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन जो तुम्हें दिख नहीं रही है, इसमें लिखा हुआ है सुपर। तो जैसे ही इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये सुपर को कॉल करेगा, पहला मेथड क्योंकि टॉप डाउन चलता है ना, तो सुपर मेथड को कॉल करेगा। सुपर मेथड क्या करेगा, देखेगा कि किस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। एनिमल क्लास के अंदर क्या है, तो एनिमल क्लास के अंदर है ये प्रिंट करने का एक सिस्टम जिसमें कि एनिमल इज़ क्रिएटेड लिखा हुआ है। तो इसको प्रिंट करेगा यहाँ पे नीचे, सबसे पहले एनिमल इज़ क्रिएटेड, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे रीड करेगा सिस आउट डॉग इज़ क्रिएटेड, तो फिर डॉग इज़ क्रिएटेड को प्रिंट करेगा। तो ये सुपर जो कीवर्ड है वो इम्प्लिसिटली रहता है अगर तुम उसे डिफाइन करो या ना करो। नीचे है 66 पे, हाउ कैन कंस्ट्रक्टर चेनिंग बी डन यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग हम लोग बेसिकली करते क्यों हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए, या फिर जब तुम इनहेरिटेंस करोगे तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग के थ्रू तुम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल सा एग्जांपल इन्होंने लिया है, एक पर्सन है, पर्सन क्लास, उस क्लास में ये सारी चीज़ें डिफाइंड है। इसमें क्या हो रहा है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है नेम एंड एड्रेस और एक एज। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पर्सन है जिसमें एज, नेम एंड एड्रेस, ये 3 चीज़ें हैं। अब इसको इसने सिंपल जैसा हम करते हैं दिस डॉट एज या ये करके, इसने सिंपली वैल्यू को असाइन कर दी है। बट ये वैल्यू असाइन होने के बाद हमने क्या किया है, एक और क्लास बनाई है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर अब जैसा एग्रीगेशन में तो हम डायरेक्टली इसको अगर यूज़ करें पर्सन को, इसके अंदर ही एक न्यू ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना के पर्सन पर्सन करके, तो वो डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा। बट कंस्ट्रक्टर चेनिंग में हम सुपर का यूज़ कर सकते हैं वो एग्रीगेशन की डिपेंडेंसी हटाने के लिए। वो कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ से एक्सटेंड करवा दिया हमने पर्सन, ठीक है। अब क्या किया है, एक सैलरी नाम का वेरिएबल बनाया, और हमें पता ही है कि पर्सन है तो फिर उसका एज, नेम, एड्रेस तो होगा ही, तो फिर उसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। वही ब्यूटी है इनहेरिटेंस का। अब हमने इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दिया एम्प्लॉय का, और वो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर हमने एज, नेम, एड्रेस ये सब कुछ ले लिया, और जो सैलरी जो कि एम्प्लॉय का ही एक इंस्टेंस वेरिएबल है वो ले लिया। तो सैलरी को तो हम इसी में डिफाइन कर रहे हैं। बट अब तुम ऐसा कर सकते हो कि पर्सन को वैल्यूज़ देने के लिए यहाँ पे तुम पर्सन करके लिख सकते थे, है ना। पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर वैल्यू पास कर सकते थे, तब भी चली जाती। बट सुपर एक तुम्हें कीवर्ड मिल जाता है, जब तुमने उसको एक्सटेंड ही किया है तो उसकी ऑब्जेक्ट क्यों बनानी है, उसको सीधा सुपर कीवर्ड से तुम एक्सेस कर पाओगे। तो इसमें वही किया हुआ है, तुमने एम्प्लॉय बनाया एक, उसके अंदर वैल्यू दी है 22 मुकेश, दिल्ली और ये। तो अब ये इससे वैल्यू मैप हो गई। सबसे पहले 22 एज में चला जाएगा, सुपर में एज जाएगा, एज कहाँ पे जाएगा, अब पर्सन जो इसने एक्सटेंड किया है उसके अंदर एज जाएगा, और वो इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा एज को, और एज इसको डिफाइन कर देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से एज की वैल्यू डिफाइन हो गई। वैसे करके सारी वैल्यू डिफाइन हो गई। और फिर हमने अगर एम्प्लॉय का ही ई बनाया है तो ई डॉट नेम हम डायरेक्टली, क्योंकि इसको इनहेरिट कर ही रहे हैं पर्सन को, तो हम उसके वेरिएबल्स को भी डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे चाइल्ड इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस इसका ई है, ई के थ्रू हम डायरेक्टली नेम को एक्सेस कर पा रहे हैं। देखो, तो नेम के अंदर हमने वैल्यू कुछ इस तरीके से पास की है सुपर को यूज़ करके, और डायरेक्टली इसको ऐसे यूज़ करके और प्रिंट कर दिया है। व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड के मेन यूजेस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि इमीडिएट पेरेंट क्लास को रेफ़र करने के काम आता है, और सुपर जो है वो इमीडिएट पेरेंट क्लास के मेथड को भी इन्वोक करने का काम आता है। और अगर तुम सुपर ऐसा करके लिखोगे तो उसकी जो इमीडिएट पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है उसको भी इन्वोक कर पाओगे। अब हमने पीछे एक दिस भी पढ़ा था, तो दिस और सुपर में क्या डिफरेंस है। दिस के थ्रू भी हम काफ़ी चीज़ें कर पा रहे थे, हालांकि ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, बट दिस के थ्रू भी हम कर ही रहे थे, और इसमें भी दिस का यूज़ हुआ ही है कि दिस डॉट सैलरी। ये तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो है ही, हम तुम्हें पता ही है, उसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि सुपर जो है वो पेरेंट क्लास कॉन्टेक्स्ट को पॉइंट करता है, बट जो दिस है वो करंट क्लास को पॉइंट करता है। तो सुपर कीवर्ड का दूसरा भी यूज़ है कि तुम उसको इनिशलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो किसी पेरेंट क्लास के एंटिटी को, और किसी मतलब चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में अगर पेरेंट क्लास की एंटिटी को डिफाइन करना है तो उसके लिए सुपर कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसा हमने अभी किया ही था। और जो दिस कीवर्ड है वो जस्ट डिफ्रेंशिएट करता है करेंट क्लास एंटिटी और इंस्टेंस वेरिएबल को। अब सुपर या फिर दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, अदरवाइज द कंपाइलर विल थ्रो एन एरर। अब इसमें आउटपुट निकालने को बोला गया है, देख लेते हैं आउटपुट कैसे निकलेगा। एक पर्सन क्लास है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है पर्सन, उसमें लिखा हुआ है पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये जस्ट एक एनोटेशन है ताकि हमें पता चल जाए कि पर्सन क्लास कॉल हुआ है। सेकंड एक और क्लास है एम्प्लॉय, उसने क्या किया, एक्सटेंड किया है पर्सन को, और उसने क्या किया है, एम्प्लॉय नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसमें प्रिंट किया है एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो हो गई, इसी के अंदर एक मेन मेथड भी डिफाइन कर दिया है, और मेन मेथड में क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका जो रेफरेंस है
मतलब ऑब्जेक्ट बनते के साथ उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ उसने क्या किया, सबसे पहली वाली लाइन रीड करी, वहाँ पे सुपर लिखा हुआ था। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, अगर तुम डिफाइन नहीं करोगे तो वो रहेगा ही। और वो सुपर क्या करेगा, देखेगा कि क्या एम्प्लॉय किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो हाँ वो पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है, तो वो उस वाली क्लास में जाएगा। उस वाली क्लास में गया, उसके अंदर क्या कुछ है, तो यहाँ उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि प्रिंट कर रहा है। तो सबसे पहले वो प्रिंट कर देगा पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे क्या हो गया, मतलब काउंटर रिटर्न हो जाएगा। और फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, वहाँ पे मिल जाएगा उसको सिस्टम आउट एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो ये दो लाइन इस तरीके से चलेंगी और सुपर जो है वो इम्प्लिसिटली इन्वोक हो जाएगा। 70th क्वेश्चन है, कैन यू यूज़ दिस एंड सुपर बोथ इन कंस्ट्रक्टर, क्या कंस्ट्रक्टर में इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था, अभी तो हमने देखा कि सुपर को यूज़ मतलब सुपर तो बाय डिफ़ॉल्ट ही कॉल हो रहा है, बट अगर तुम दिस को डिफाइन कर रहे हो तो वो करंट क्लास को कॉल करता है। तो इस केस में क्या होगा, तुम सुपर और दिस दोनों को डिफाइन कर रहे हो, उसमें वो कंपाइलेशन एरर देगा, ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि हमने जैसे ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस प्रॉपर्टी में क्या था कि सुपर एंड दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब दोनों एक साथ तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो नहीं सकता, तो ये गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे बात और कंपाइलेशन एरर हो जाएगा। सुपर पहले आ गया फिर दिस आ गया तो चलेगा ही नहीं ये चीज़। अब ऑब्जेक्ट क्लोनिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट कॉपी बनाने का काम आता है। एक ये मेथड होता है डॉट ये क्लोन करके, जो हमने ऊपर भी देखा था। जावा डॉट लैंग डॉट क्लोनेबल नाम का एक इंटरफेस है जिसके थ्रू ये क्लोन मेथड कॉल होता है। तो कुछ इस तरीके से क्लोन काम करता है। अगर प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लोन बना दिया तुमने, और अगर मान लो तुमने वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है क्लोनेबल को, तो वो क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन करके थ्रो कर देगा। अब यहाँ पे मेनली फोकस किया है इसने मेथड ओवरलोडिंग पे। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, तो मेथड ओवरलोडिंग तो नहीं, लेकिन अभी तक हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जरूर करते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है। अगर तुम्हें कोई बोले पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक बताओ, तो मेथड ओवरलोडिंग एक टेक्निक है उसमें से। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म्स, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, सेम नेम के मेथड होते हैं बट हम उसे ओवरलोड कर लेते हैं। ओवरलोड मतलब अगर हम उसके नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स को चेंज कर दें तो वो एक मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगी। मतलब सेम नेम का मेथड होगा, सेकंड टाइम भी कॉल हो रहा होगा, बट उसके नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट अलग अलग रहेंगे। अगर हम उसे टाइप चेंज कर देंगे, डेटा टाइप्स, तो भी वो एक मेथड ओवरलोडिंग ही होगा। 73 वाला क्वेश्चन है, वाई इज़ मेथड ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल बाई चेंजिंग द रिटर्न टाइप इन जावा। तो एक ये जेन्युइन सा क्वेश्चन आता है कि हम जैसे दो तरीके से मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करके और उसके डेटा टाइप्स को चेंज करके, बट क्या हम उसके रिटर्न टाइप को चेंज करके नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी तो एक मेथड का ही पार्ट है, तो उसको हम चेंज करके क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एम्बिग्यूटी हो जाती। अब मान लो यहाँ पे एक एडर नाम की क्लास है, उसमें तुमने स्टैटिक ऐड बना दिया, जिसमें कि तुमने क्या किया, ए और बी दो लिए हैं, उसको ऐड करके रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, रिटर्न कर दिया, इंटीजर रिटर्न कर दिया, ठीक है। तुमने फिर से एक ऐड मेथड बनाया, उसमें डबल रिटर्न कर दिया, सेम चीज़ की उसके अंदर, बट उसमें तुमने डबल रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब मान लो यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली टेस्ट ओवरलोडिंग, एक और क्लास है टेस्ट ओवरलोडिंग 3। तो टेस्ट ओवरलोडिंग 3 में मान लो मेन मेथड है। अब इस मेन मेथड के अंदर तुमने क्या किया है कि प्रिंट एलन हेडर ऐड को तुमने कॉल किया है। अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी साफ साफ हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये जो एडर ऐड है ये किस में जाना है। मतलब ये भी सेम चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी सेम चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पैरामीटर, कौन से ऐड को कॉल करना है, ये एम्बिग्यूटी हो जाएगी। ये सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई जब मल्टीपल इंहेरिटेंस को तुमने कॉल किया था। तो इसलिए इस एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए हम रिटर्न टाइप के बेस पर पॉलीमॉर्फिज्म को नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, कैन वी ओवरलोड द मेथड बाय मेकिंग दैम स्टैटिक, क्या हम स्टैटिक बना के मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें हमने पहले ही पढ़ा था कि मेथड को हम अगर स्टैटिक है तो उसको ओवरलोड कर ही नहीं पाएंगे। तो ये दूसरे तरीके से ओवरलोड करने की कोशिश कर रहा है, काइंड ऑफ सेम मेथड है। जैसे ये वाला एग्जांपल ही देख लेते हैं सीधा। एनिमल नाम का एक क्लास है, उसके अंदर कंज्यूम है एक मेथड, उसके अंदर एक और मेथड है कंज्यूम, दोनों का पैरामीटर सेम है, सेम टाइप का है, एक स्टैटिक है दूसरा स्टैटिक नहीं है। तो क्या ये दो डिफरेंट हैं? नहीं, ये दोनों सेम हैं और ये एम्बिग्यूटी करेंगे, क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पे कंज्यूम को कॉल करते हो और एनिमल डॉट कंज्यूम को कॉल करते हो, तो दोनों ही केस में वो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इम्प्लीमेंट करना है या कौन सा मेथड आपको यहाँ पे फेच करना है। एरर भी अच्छे अच्छे आ रखे हैं। मेथड कंज्यूम इंट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास एनिमल स्टैटिक। दूसरा है नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड एनिमल। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आप अगर ऑब्जेक्ट बना के इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो अगर आप ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल हो जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट से मेथड तो कॉल हो जाएगा ये वाला, बट ये डायरेक्टली बोल देगा कि एक स्टैटिक मेथड ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप ये क्यों बना रहे हो। दूसरा, अगर आप सीधा क्लास नेम से ही उस मेथड को कॉल करोगे तो वो स्टैटिक मेथड को कॉल करेगा इस वाले को, बट वो पहले से बोल देगा कि आपके पास तो एक पहले से मेथड बना हुआ है, तो आप स्टैटिक क्यों बना रहे हो, जो कि यहाँ पे बोला हुआ है ना, नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड एनिमली। एक नॉन स्टैटिक मेथड को ही वो कॉल कर रहा है, बट वो रेफरेंस नहीं कर पा रहा उसको। अभी बोल रहा है कैन वी ओवरराइड मेन मेथड, तो यस दिस कैन बी डन। वी कैन ओवरराइड
मेन मेथड, वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ मेन मेथड इन जावा प्रोग्राम बाय यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। अगर तुम मल्टीपल टाइम ओवरलोड कर दोगे मेन मेथड को तो जो पहला वाला मेन मेथड है वही कॉल होगा, मतलब प्रोग्राम के स्टार्टिंग वही कॉल होगा, उसके बाद बाकी मेथड जस्ट एक अदर मेथड की तरह ट्रीट होंगे। तो 76 क्वेश्चन है टाइप प्रॉम्प्टिंग का। टाइप प्रॉम्प्टिंग बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने। टाइप प्रॉम्प्टिंग क्या होती है कि अगर तुम एक टाइप ऑफ वेरिएबल को किसी आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हो, किसी मेथड के आर्ग्यूमेंट में, और वो जो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है वो किसी हायर टाइप का कर रहा है, जैसे मान लो बाइट टाइप का है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है और तुम बाइट को पास कर रहे हो, जैसे हमने पहले भी देखा था, तो उसमें क्या होता है वो प्रमोट हो जाता है। तो इस डायग्राम में साफ साफ दिखाया गया है कि किस तरीके से टाइप प्रॉम्प्टिंग होती है। जैसे कि बाइट जो है वो शॉर्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब इसमें ऐसा भी है कि अगर मान लो बाइट है, तुमने एक मतलब एक वैल्यू पास करी बाइट, उसमें तुमने एक शॉर्ट दूसरे मेथड में जो पास करी वो मेथड क्या कर रहा है, शॉर्ट में एक्सेप्ट कर रहा है, तो और ऑटोमेटिकली अपग्रेड होकर शॉर्ट में वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, कोई भी एरर नहीं आएगा। बट अगर मान लो इंट में भी हो रहा है, मतलब सेम मेथड है जिसमें एक शॉर्ट में वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है और एक इंट में वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो शॉर्ट में वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा ना कि इंट में, क्योंकि वो जो सबसे नज़दीक वाला जो है उसको वैल्यू को कंसिडर करेगा। मतलब वो टाइप जो प्रॉम्प्ट करेगा, जैसे बाइट सबसे पहले शॉर्ट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही इंट में कन्वर्ट होगा, फिर लॉन्ग में कन्वर्ट होगा, और एक इंट जो है वो फ्लोट में भी कन्वर्ट हो सकता है और डबल में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका एग्जांपल है नीचे, जैसे कि ओवरलोडिंग कैलकुलेशन करके एक क्लास बनाई है, उसके अंदर सम नाम का 2 मेथड बना दिया है। एक क्या कर रहा है, अब तुम्हें पता ही है कि अगर तुम नंबर ऑफ़ पैरामीटर चेंज कर दोगे तो वो ओवरलोडिंग हो जाएगा, मतलब मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे क्या किया, एक में ए एंड बी को लिया है, सेकंड में ए बी एंड सी को लिया है। अब क्योंकि इसमें ए इंट है और बी जो है वो लॉन्ग है, इसमें तीनों में इंट है, और हम क्या पास कर रहे हैं, इंट पास कर रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम इंट पास कर रहे हैं तो क्या वो लॉन्ग में नहीं चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। अगर हम लॉन्ग पास कर रहे होते और इंट एक्सेप्ट कर रहे होते तो वो एरर देता, क्योंकि बैक प्रॉम्प्टिंग नहीं होती है, तो उस टाइम पे हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता कि हम उसे लॉन्ग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो 20 है ये यहाँ पे जाने वाला है, तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर से लॉन्ग में चला जाएगा और सिंपली आउटपुट दे देगा जो हमें चाहिए। इस वाले प्रोग्राम का क्या आउटपुट है ये देख लेते हैं। सबसे पहले सम है 2, उसी तरीके मतलब सेम ही है, ऊपर वाला ही है। इसमें हम इंट एंड लॉन्ग कर रहे हैं, लॉन्ग एंड इंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, सम को कॉल किया है और 20 कॉल कर दिया इसने, बट यहाँ पे क्या होगी, एम्बिग्यूटी हो जाएगी। एम्बिग्यूटी इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। अगर यहाँ पे इंट है और लॉन्ग है तो फिर हमें इंट एंड लॉन्ग टाइप की वैल्यू देनी चाहिए हमें, अगर फर्स्ट वाले सम को कॉल करना है। अदरवाइज़ अगर हमें नीचे वाले सम को कॉल करना है तो लॉन्ग एंड इंट देना चाहिए, तब हम सेकंड वाले को कॉल कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेथड ओवरराइडिंग की। तो मेथड ओवरराइडिंग भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे हम ओवरलोडिंग में क्या कर रहे थे, एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड बना के हम ओवरलोड कर रहे थे सेम मेथड नेम से। तो ओवरराइडिंग में क्या होता है, अगर हम डिफरेंट क्लास के साथ डील कर रहे हैं तो पेरेंट में अगर कोई मेथड बना हुआ है तो उसी सेम मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं उसके चाइल्ड क्लास में। तो इसके रूल्स क्या हैं, मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। दूसरा रूल क्या है, मेथड मस्ट हैव द सेम सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर है मतलब कि रिटर्न टाइप, उसके नंबर ऑफ़ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर वो सेम होना चाहिए, तभी हम उसको ओवरराइड कर पाएंगे, कि हम ओवरराइड कर रहे हैं ना कि ओवरलोड कर रहे हैं। तो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और तीसरा रूल क्या है कि जो पेरेंट और चाइल्ड में रिलेशनशिप होना चाहिए वो इज़ अ रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि हैज़ अ रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब चाइल्ड जो है और पेरेंट वो दोनों इनहेरिटेंस को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एग्रीगेशन या फिर कॉम्पोजिशन को करना चाहिए। So can we override static method? तो इसका आंसर है no, we cannot override static method because they are the part of class, not the object। क्योंकि जो static method होती है वो किसी क्लास की स्पेसिफिक मेथड है, उसको हम कहीं भी दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ओवरलोड नहीं कर सकते। नीचे क्वेश्चन भी है कि वाई वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड। तो उसका आंसर है दिस इज बिकॉज स्टैटिक मेथड इज अ पार्ट ऑफ क्लास, ठीक है। इट इज़ बाउंड विद क्लास वेयर एज इंस्टेंस मेथड इज़ बाउंड विद ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस मेथड जो नॉर्मल मेथड होते हैं वो ऑब्जेक्ट से बाउंड होते हैं, और स्टैटिक को जो हम मेमोरी मिलती है वो क्लास एरिया में मिलती है, जबकि इंस्टेंस को जो मेमोरी मिलती है वो हीप में मिलती है। तो हीप जो है वो तो अपना रेप्लिका बना सकता है, बट जो क्लास एरिया है वहाँ पे जो भी मेमोरी मिल गई एक मेथड को तो वो कॉमन होती है। कैन वी ओवरराइड द ओवरलोडेड मेथड? एक अच्छा सवाल है, कैन वी ओवरराइड द ओवरलोडेड मेथड, मतलब कोई एक मेथड है जो कि ओवरलोड है, क्या हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ओवरलोडेड मेथड कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है। ओवरलोड, अगर एक मेथड ओवरलोड हो गया इसका मतलब कि वो एक डिफरेंट मेथड बन गया, भले ही सिग्नेचर वगैरह सेम है बट एक वो डिफरेंट मेथड है।
तो तुम किसी मेथड को ओवरराइड तो कर ही सकते हो आराम से। अब ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस आ जाता है। तो इसका तो बहुत ही आसान सा डिफरेंस है। जैसे ओवरलोडिंग की बात करें तो वो एक ही क्लास के अंदर ही होता है, ओवरराइडिंग की बात करें तो वो डिफरेंट क्लासेस में होता है। ओवरलोडिंग जो है वो एक, तो मैं अपने तरीके से ही बता रहा हूँ कि ओवरलोडिंग जो है वो तो हैज़ अ रिलेशनशिप या इज़ अ रिलेशनशिप, मतलब वो नहीं देखेगा कि ये इनहेरिटेंस है या एग्रीगेशन है, वो सिंपली मेथड को ओवरलोड करने का काम कर देगा अगर रूल्स फॉलो कर रहे हो तो। बट अगर तुम ओवरराइडिंग करना चाहते हो तो सिर्फ इज़ अ रिलेशनशिप यानी कि इनहेरिटेंस में ही हो पाएगा। अब ओवरलोडिंग के केस में तुम्हें पता ही है कि पैरामीटर या सिग्नेचर वगैरह सारे डिफरेंट होने चाहिए। रिटर्न टाइप सेम हो सकता है बट नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। बट ओवरराइडिंग के केस में ये सेम होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, कैन वी ओवरराइड द प्राइवेट मेथड? वी कैन नॉट, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, प्राइवेट मेथड है तो प्राइवेट है ना, उसका स्कोप लिमिटेड है, उसका उस क्लास में ही स्कोप है। अगर तुम उसको ओवरराइड करने जाओगे तो एक्सेस ही नहीं कर पाओगे दूसरी क्लास में। 84 है, कैन वी चेंज द स्कोप ऑफ ओवररिडन मेथड इन सब क्लास? तो इसका आंसर है यस, तुम चेंज तो कर सकते हो ओवरराइड के मेथड की स्कोप को, बट एक कंडीशन है कि तुम उसके जो भी मतलब पेरेंट में मेथड है उसके स्कोप को डिक्रीज़ नहीं करोगे, उसको इंक्रीज़ ही कर सकते हो। चेंज का बस इतना ही रूल है। अगर वो प्रोटेक्टेड है तो उसको तुम पब्लिक या डिफ़ॉल्ट बना सकते हो, अगर वो डिफ़ॉल्ट है तो तुम उसको पब्लिक बना सकते हो। बट अगर वो ऑलरेडी पब्लिक है तो उसको तुम प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते या प्राइवेट नहीं बना सकते। तो ऐसा कंडीशन है। कैन वी मॉडिफाई द थ्रोज क्लॉज ऑफ सुपर क्लास मेथड वाइल ओवरराइडिंग इट इन सब क्लास? तो थ्रोज क्लास तुमने कई बार देखी होंगी, तो क्या हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं? यस, वी कैन मॉडिफाई द थ्रो क्लास ऑफ द सुपर क्लास मेथड वाइल ओवरराइडिंग इट इन द सब क्लास। तो इसके दो रूल हैं। अगर सुपर क्लास मेथड कोई भी एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर रहा है तो सब क्लास ओवररिडन मेथड जो होगा वो भी कोई चेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं करेगा, बट इट कैन डिक्लेयर अनचेक्ड एक्सेप्शन, ऐसा हो सकता है। दूसरा है कि अगर सुपर क्लास मेथड डिक्लेयर्स एन एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन डिक्लेयर कर रहा है सुपर क्लास तो सब क्लास ओवरराइड कर सकता है उस मेथड को टू डिक्लेयर द सेम, या फिर सब क्लास एक्सेप्शन और नो एक्सेप्शन बट इट कैन नॉट डिक्लेयर पेरेंट एक्सेप्शन, मतलब वो पेरेंट एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि जो एक्सेप्शन पेरेंट में आई है वो चाइल्ड में थोड़ी आई है, तो उसको वो डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो ये दो रूल्स हैं। अब इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट बताना है 86 वाले क्वेश्चन में। अब अगर यहाँ तक आके हो इसका मतलब काफ़ी देख लिया है तुमने, चलो ऐसे ही देखते रहो। तो इसमें सबसे पहले एक बेस क्लास है, उस बेस क्लास के बाद उसके अंदर एक मेथड है जो कि इंटीजर टाइप का है, दूसरा मेथड है जो कि डबल टाइप, मतलब टाइप नहीं, मतलब वो पैरामीटर रिसीव कर रहा है। एक्सटेंड किया हमने डबल टाइप को, ठीक है। उसके बाद हमने एक इंटीजर पास किया है यहाँ पे मेन में आके। मेन में जैसे ही हमने एक इंटीजर पास किया वो क्या करेगा, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जा रहा है, तो ये इंटीजर ही है। अब ये क्या करेगा, ओवररिडन मेथड, यानी कि सबसे पहले तो ये सुपर को कॉल करेगा। यहाँ से सुपर को कॉल किया इसने, सुपर के थ्रू गया तो ये सबसे पहले क्या देखता है, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का ही था तो वो इंटीजर वाले मेथड को कॉल करके और इसको प्रिंट कर देगा, बेस क्लास मेथड कॉल्ड विद इंटीजर ए। तो ऐसा करके कॉल करके प्रिंट कर दिया। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होगी आपको अगर आप देखोगे तो, क्योंकि इसने क्या किया है कि एक इंटीजर को पास किया है डबल में, तो आप सोचोगे कि ये डायरेक्टली डबल में प्रिंट करेगा या फिर ये डबल वाले मेथड को ही ओवरराइड किया है तो सबसे पहले इस पे जाएगा, बट ऐसा नहीं है। वो सुपर मेथड को कॉल करेगा और 1 बाय 1 जाएगा, मतलब सबसे पहले इंटीजर, अगर डबल ऊपर लिखा रहता यहाँ पे, ये वाला डबल अगर यहाँ पे ऊपर कहीं लिखा रहता तो वो डबल को ही कॉल करता और डबल वाला प्रिंट होता है। ये आप आउटपुट निकाल के देख लेना एक बार। अब हम बात करते हैं, कैन यू हैव वर्चुअल फंक्शन इन जावा? यस, ऑल फंक्शन इन जावा वर्चुअल बाय डिफॉल्ट। व्हाट इज कोवेरिएंट रिटर्न टाइप? तो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप में क्या होता है कि अगर आप ओवरराइड कर रहे हो किसी मेथड को तो उस मेथड का रिटर्न टाइप आप चेंज कर दोगे, तो ये कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का एग्जांपल हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए क्लास ए है, उसका एक मेथड है गेट, ठीक है। गेट मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ए को ही रिटर्न कर रहा है, मतलब ए टाइप का क्लास है, वो ए टाइप का एक मेथड है जो कि दिस क्लास को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सेम हमने क्या किया, उसको ओवरराइड कर दिया, गेट क्लास लिया, रिटर्न दिस, और उसका रिटर्न टाइप चेंज करके B1 कर दिया। तो अब पहले वो ए को रिटर्न कर रहा था, वो B1 रिटर्न कर रहा है। इस केस में अगर हम इसको ऐसा लिखें, वॉइड एक मैसेज है, मैसेज से हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। अब ये सिंपली क्या करेगा, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, गेट किया और मैसेज को प्रिंट किया। तो मैसेज को प्रिंट करने के लिए वो सिंपली इस मैसेज को प्रिंट कर देगा, वेलकम टू कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी एक आउटपुट ही निकालना है हमने। बेस नाम का एक क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है बेस मेथड और वो ये प्रिंट कर रहा है बेस मेथड कॉल्ड। फिर उसके बाद डिराइव नाम की एक क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रहा है बेस को, और फिर से उसके अंदर बेस मेथड है, इसके अंदर क्या हुआ है, मेथड ओवरराइड हो गया है, ठीक है। मेथड ओवरराइड तो हो ही सकता है, और प्रिंट कर रहा है डिराइव मेथड कॉल। अब हम टेस्ट में आ जाते हैं, उसके अंदर मेन मेथड कॉल हुआ है, मेन मेथड से हमने बेस मेथड का रेफरेंस बनाया है, बट जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो डिराइव्ड का बनाया है। ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बेस जो क्लास है उसका रेफरेंस बनाओगे तो बेस क्लास को कौन कॉल कर रहा है, उसका चाइल्ड क्लास डिराइव्ड, तो डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बन सकता है।
तो जैसे ही आप डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप रेफ़र कर रहे हो बी डॉट बेस मेथड। तो अब ये बी डॉट बेस मेथड कौन से मेथड को रेफ़र करेगा वो पूछ रहा है। तो क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट ही डिराइव्ड का बनाया है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप ओवरराइड कर देते हो क्लास को, तो उस केस में क्या होता है, आपने भले ही यहाँ पे बी का रेफरेंस बनाया है, बट जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है क्या उसके अंदर वो मेथड प्रेजेंट है, बी डॉट बेस मेथड प्रेजेंट है, बिल्कुल मेथड प्रेजेंट है। और अगर ये मेथड इसमें प्रेजेंट नहीं होता तो ये ओवरराइड वैसे भी नहीं कर पाता। और क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास है, तो डिराइव्ड क्लास को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, और इस केस में क्या होगा, ये सिंपली डिराइव्ड मेथड कॉड को प्रिंट कर देगा। इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं क्योंकि एग्जांपल थोड़ा अच्छा है। इसमें क्योंकि बेस भी लिया हुआ है और फिर डिराइव्ड किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, कंपाइल टाइम में वो सबसे पहले चेक करेगा कि बेस मेथड बेस में प्रेजेंट है या नहीं। अगर मेथड प्रेजेंट है तब वो कंपाइल करेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। सेकंड टाइम अगर वो जैसे क्योंकि रेफरेंस बी का है, तो अब वो जैसे रन टाइम में आएगा, रन टाइम में क्या करेगा, वो चेक करेगा क्या वो डिराइव्ड हुआ है मेथड। तो हाँ, वो डिराइव्ड हुआ है मेथड, तो वो डिराइव्ड वाले मेथड को कॉल करेगा। और अगर वो डिराइव नहीं हुआ रहेगा तो वो बेस वाले मेथड को ही कॉल करेगा, मतलब बेस क्लास के मेथड को। अब हम आते हैं फाइनल कीवर्ड पे। फाइनल कीवर्ड क्या होता है जावा में? फाइनल कीवर्ड क्या होता है कि वो अगर तुमने एक वेरिएबल के साथ डिफाइन कर दिया, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा तुम्हें कि तुम उसे अपडेट कर पाओ, मतलब तुम उसको अपडेट ही नहीं कर पाओगे कभी अगर तुमने उसको फाइनल बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि तुमने उसको कॉन्स्टेंट ही बना दिया। अगर वो तुमने कोई वैल्यू दी है किसी वेरिएबल को फाइनल, मतलब उस वेरिएबल को फाइनल बना के, तो फिर वो तुम कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। उसको असाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उसके क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइन कर पाओगे। तो अगर तुमने फाइनल बना लिया है तो वो क्या कर देगा, स्टॉप वैल्यू चेंज को स्टॉप कर देगा, मेथड ओवर राइडिंग को स्टॉप कर देगा, और यहाँ तक कि इनहेरिटेंस को भी स्टॉप कर देगा। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे बाइक 9 करके क्लास बनाई हुई है। इसमें क्या कर रखा है, स्पीड लिमिट को फाइनल कर दिया है जो कि है 90, और एक रन मेथड है जो क्या कर रहा है, स्पीड लिमिट के वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है 400। तो जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाइक 9 का और रन मेथड को कॉल करेंगे, वो सिंपली एक एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर। उसका मतलब यही है कि तुम मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो एक फाइनल वेरिएबल को। अब फाइनल मेथड क्या होता है, यहाँ तक तो वेरिएबल की बात होगी। जब मेथड की बात करें तो इसने क्या किया है, वी कैन चेंज एनी मेथड टू फाइनल, वी कांट ओवरराइड इट। तो जिस मेथड को तुम्हें ओवरराइड नहीं करवाना उसको तुम फाइनल बना सकते हो। अब इस वाले एग्जांपल में क्या किया है इसने, वही बाइक का एग्जांपल लिया है, एक रन मेथड बनाया है जिसमें लिख दिया है कि सिस्टम आउट प्रिंटलन रनिंग, तो रनिंग प्रिंट हो जाना चाहिए। और होंडा एक क्लास ली है, उसमें एक्सटेंड किया है बाइक को, रन मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करी है, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि ये फाइनल मेथड है। अब इसको ओवरराइड करके इसकी फंक्शनलिटी को चेंज करने की कोशिश की गई, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलो, जैसे ही इन्होंने क्या किया, होंडा का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और होंडा के थ्रू उसने रन मेथड को कॉल किया, तो रन मेथड तो ये वाला कॉल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक फाइनल है। वो इस टाइम पे ही एरर देगा। कौन सा एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर। तो जिस तरीके से फाइनल वेरिएबल था, फाइनल मेथड था, वैसे ही फाइनल क्लास है। अगर हम किसी क्लास को फाइनल कर देंगे तो हम उसे इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा ही था। तो यहाँ पे जैसे कि बाइक एक फाइनल क्लास है, अब हमने बाइक को एक्सटेंड कर दिया और उसके अंदर एक रन मेथड डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहीं पे ये इस टाइम पे ही कंपाइल टाइम एरर दे देगा क्योंकि बाइक इनहेरिट हो ही नहीं सकता। 93 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फाइनल ब्लैंक वेरिएबल। फाइनल ब्लैंक वेरिएबल क्या होता है? तो कोई ऐसा वेरिएबल जो कि तुम इनिशियली डिफाइन ना करो या फिर डिक्लेयर ना करो, कोई भी वैल्यू ना दो उसे, तो वो फाइनल ब्लैंक होगा। तो फिर उसे कोई वैल्यू तो देनी होगी। तो क्या तुम उसे बाद में किसी मेथड के थ्रू दे सकते हो वैल्यू? नहीं, तुम किसी भी मेथड के थ्रू उसको वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि फाइनल मेथड जो होता है वो चेंज नहीं हो सकता किसी मेथड के थ्रू, तो वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही चेंज होगा। तो अगर यहाँ पे जैसे पैन कार्ड नंबर फाइनल बना रखा है, तो इसका जो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर होगा वही इसकी वैल्यू इनिशलाइज कर पाएगा और उसके बाद वो कभी भी चेंज नहीं होगी। 94 है, कैन वी इनिशलाइज द फाइनल ब्लैंक वेरिएबल। तो ये वही बात होगी जो मैंने ऊपर बताई कि यस, हम ब्लैंक वेरिएबल को तो इनिशलाइज कर पाएंगे, बट अगर वो नॉन स्टैटिक है तो हम उसको किसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही इनिशलाइज कर पाएंगे, और अगर वो स्टैटिक फाइनल ब्लैंक वेरिएबल है तो वो किसी स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू ही इनिशलाइज हो पाएगा। कैन वी डिक्लेयर द मेन मेथड एज फाइनल? यस, ऑलवेज वी कैन डिक्लेयर द मेन मेथड एज फाइनल। और इसमें एक आउटपुट पूछा हुआ है 96 वाले में, आउटपुट नहीं देखते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं। मेन मेथड बनाया, इसने क्या किया, क्लास मेन बनाया, फिर से उसने एक मेन मेथड बना दिया, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। फाइनल इंट बनाया आई को उसने वैल्यू दे दी है 20, तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन आई किया, उसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाना चाहिए क्योंकि फाइनल इंट है। अब फाइनल इंट क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक वेरिएबल है, ब्लैंक वेरिएबल जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार ही उसको इनिशलाइज किया जा सकता है, और क्योंकि ये स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ही हो रहा है तो एक बार उसको इनिशलाइज किया जा सकता है, वो कर दिया है। उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। हाँ, वैल्यू रिटर्न कर दी है, लिखा भी है सिंस आई इज़ ब्लैंक फाइनल वेरिएबल इट कैन बी इनिशलाइज ओनली वंस, वी हैव इनिशलाइज इज टू 20, देयरफॉर 20 विल प्रिंटेड। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी आउटपुट पूछा हुआ है। एक बेस क्लास है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड फाइनल गेट इनटू है, उसके बाद एक क्लास है डिराइव्ड, उसको उसने बेस को एक्सटेंड किया हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, गेट इनटू प्रोटेक्टेड फाइनल को ओवरराइड कर रहा है।
और मेन मेथड जिसमें बेस ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, बेस का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बेस का ही ऑब्जेक्ट है, ओके। उसने क्या किया, ओबीजे जो भी ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू गेट इन्फो को कॉल किया, तो गेट इन्फो को कॉल किया, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोटेक्टेड फाइनल है, प्रोटेक्टेड हो या ना हो, यहाँ पे फाइनल आ गया ना, तो सबसे पहली बात है इसको इसमें कॉल कर लिया, वहीं पे गड़बड़ हो गई। ये प्रोग्राम एक्चुअली यहाँ तक चलेगा ही नहीं, ये प्रोग्राम जैसे ही बेस ऑब्जेक्ट में जाएगा और देखेगा कि इस क्लास के अलावा भी एक और क्लास है जो इसको डिफाइन कर रहा है, मतलब ये फाइनल के लिए ही इस वाले क्लास में जाएगा और देखेगा कि ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब ये तो फाइनल ब्लॉक है, तो फाइनल ब्लॉक को हम कहीं और मेथड को नहीं मॉडिफाई कर सकते। तो इस वजह से ये कंपाइलेशन एरर या कुछ देगा क्या, हाँ, यहाँ पे एरर दिया इसने, डिराइव्ड कैन नॉट ओवरराइट गेट इन प्रोटेक्टेड फाइनल ओवररिडन मेथड इज फाइनल। अब यहाँ पे 98th क्वेश्चन है, कैन वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज फाइनल। द कंस्ट्रक्टर कैन बी नेवर डिक्लेयर्ड एज फाइनल बिकॉज इट इज़ नेवर इनहेरिट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कभी इनहेरिट ही नहीं होता तो वो हम फाइनल बना ही नहीं सकते। कंस्ट्रक्टर वैसे भी कोई एक ऑर्डिनरी मेथड नहीं है, वो क्लास का पार्ट है और वो ऑब्जेक्ट बनता है तभी कॉल होती है, तो फिर ये अननेसेसरी चीज़ है कि तुम एक कंस्ट्रक्टर को फाइनल बना रहे हो। क्या हम किसी इंटरफेस को फाइनल बना सकते हैं? इंटरफेस को फाइनल बनाने का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि तुम एक चीज़ सोचो कि इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास या मेथड जब भी बनता है जब तुम उसको कहीं और यूज़ करने वाले हो, तो अगर फाइनल बना दोगे तो उसको कहीं और यूज़ ही नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पूछा फाइनल मेथड या और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इनमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया है, वैसे तो इसके और भी चीज़ें होनी चाहिए बट ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात लिखी हुई है कि एक द एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी फाइनल एज वी नीड टू ओवरराइड देम इन द सब क्लास। तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप फाइनल नहीं बना सकते क्योंकि उसको सब क्लास में ओवरराइड करना होता है और कुछ डेफिनेशन वगैरह देने होते हैं। तो ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 के लिए, ये तो मैंने 100 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं आपके। पार्ट 2 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं और वीडियोज़ डालता रहूँगा, या फिर अगर नहीं भी सब्सक्राइब किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सब कुछ फ्री है। कुछ देर में या कुछ दिनों में दूसरी वीडियो भी आ ही जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।